Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं components, elements, aspects of staffing. जिस भी नाम से आपको इसे बुलाना है बुला सकते हैं, बस याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में इसमें से किसी भी नाम का यूज होता है तो आपको कॉन्सेप्ट यही एक्सप्लेन करनी है. सो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में. यस, फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, सेकेंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग. जब मैं आपको स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि ये सारी ही चीज़ें, चाहे रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो या फिर हमारी ट्रेनिंग हो, ये सारी ही चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब हम वही करने वाले हैं. ये 3 वीडियोस बनेंगी जिसमें फर्स्ट में हम रिक्रूटमेंट कवर करेंगे, सेकंड में हम सिलेक्शन कवर करेंगे और थर्ड में हम ट्रेनिंग कवर करेंगे. अगर आपको लग रहा है कि बहुत बेसिक नेचर की वीडियोस हैं तो ऐसा नहीं है. रिक्रूटमेंट में हम ये कवर करेंगे कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, रिक्रूटमेंट कौन कौन से सोर्सेज से किया जा सकता है, एंड उसके बाद हम कवर करेंगे वो इम्पॉर्टेंस की रिक्रूटमेंट अगर हम इंटरनल वे से करते हैं या एक्सटर्नल वे से करते हैं तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं. तो इट्स गोना बी अ लेंथी वीडियो, बट आपको सारी ही कॉन्सेप्ट्स आराम से देखनी है. अगर आपको चाहिए तो अपने नंबर ऑफ ब्रेक्स लेते रहिए बीच में, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़िएगा मत. शुरू करते हैं. फर्स्ट हम हमारी फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज रिक्रूटमेंट. ये क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत हम रिक्रूटमेंट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. दैट रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब और अ पोजीशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन खाली है, ये चेयर बनाई है मैंने, ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पोजीशन क्या है, खाली है, ठीक है, आपको इसे फिल करना है. तो रिक्रूटमेंट वो जरिया होता है, रिक्रूटमेंट वो तरीका होता है जिससे आप कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर चेयर के लिए राइट पर्सन ढूंढ सके. उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है. बताने का तरीका कुछ भी हो सकता है. आप रेडियो पे अनाउंसमेंट करवा सकते हैं वैकेंसी का, आप पैम्पलेट्स बंटवा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे ऐड दे सकते हैं. तो ये सारी जो आपको मैंने बताई, सोशल मीडिया पे ऐड देना, ये वो सब करना, ये रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है. It has been defined as the process of searching for the prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. वो right इंसान को ढूंढना, हर प्लेटफॉर्म पे जाके उस right इंसान के बारे में सोचना और उसे ढूंढना और कोशिश करना कि right इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए. ये पूरी ही प्रोसेस रिक्रूटमेंट कहलाई जाती है. जैसे मानिए मुझे एक इंटर्न की ज़रूरत है, ठीक है, मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, मतलब फेसबुक पे एक जॉब एप्लीकेशन वो डालती हूँ, जॉब ऑफर, कि मुझे एक इंटर्न चाहिए, ठीक है. अब यहाँ से मेरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, मतलब मैं लोगों को बता रही हूँ कि मेरे यहाँ पे इंटर्न की वैकेंसी है. अब मैं यहाँ पे क्यों डाल रही हूँ वो पर्टिकुलर ऐड, ताकि मैक्सिमम लोग जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ में से रिलेटेड हैं या पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो आके मुझे अप्लाई करें. तो यही तो है रिक्रूटमेंट. देन दे से एडवर्टाइजिंग इज कॉमनली पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है. ज़्यादातर अब तो फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे तो न्यूज़पेपर हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया रहती थी जिससे हम अलग अलग वैकेंसीज के बारे में जानते थे. उसमें लिखा रहता था, एक अलग से पेज होता था, एक अलग से पार्टीशन किया होता था न्यूज़पेपर का, जहाँ पे वैकेंसी की एड्स होती थी और आप उसी के बेसिस पे देखते थे आपको कहाँ अप्लाई करना है. तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत कॉमन तरीका है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एंड कैन अकर थ्रू सेवरल मीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर, यूजिंग न्यूज़पेपर डेडिकेटेड टू जॉब एडवर्टीजमेंट, through professional publication, using advertisements placed in windows, through a job center, through campus interviews, etc. ये सारे अलग अलग जरिए बताए हुए हैं जहाँ से आप रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं. अगेन ये सारे की सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट करने के 2 अलग अलग सोर्सेज होते हैं. वो क्या है? फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट
और सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मैम अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स का क्या मतलब हुआ? तो बेटा नाम पे ही चले जाइए। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब आप अपनी स्टाफ मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन जब आप एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ढूंढने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोग ढूंढने हैं या अंदर से ही किसी को काम देना है तो रिक्रूटमेंट कराने का फ़ायदा ही क्या? तो बेटा देखिए, ऐसा नहीं है हम सेम जॉब के लिए सेम एम्प्लॉय को दोबारा से काम पे रख रहे हैं। हम एक डिफरेंट जॉब के लिए, डिफरेंट पोजीशन के लिए एक एम्प्लॉय को सर्च कर रहे हैं। अब हो सकता है कि एक समझदार इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो जो कि उस जॉब को फुलफिल कर सकता है, उस जॉब को फिल कर सकता है, बट आपको उसके बारे में पता ही नहीं था। तो इंटरनल सोर्स का इस्तेमाल करके आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं और उसको वो पोजीशन दे सकते हैं। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ, मैंने मैग्नेट ब्रेन्स ज्वाइन किया, ठीक है, एज अ कंटेंट राइटर। ठीक है, क्या हुआ? मैंने मैग्नेट ब्रेन्स ज्वाइन किया एज अ कंटेंट राइटर। आई वॉज वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर हियर। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं था बट एग्जाम्पल में बोल रही हूँ। अब हुआ क्या, मुझे पता लगा कि मैग्नेट ब्रेन्स में बिजनेस स्टडीज़ के टीचर की वैकेंसी है। अब मेरे को समझ में आया कि अरे यार ये तो वैकेंसी है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रही थी, मुझे लगा ये वैकेंसी मेरे लिए एप्ट है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं हायर कर ली जाती हूँ बिजनेस स्टडीज़ के टीचर के लिए तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो इंटरनल सोर्स वाला हुआ है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बाहर नहीं जाना पड़ा लोग ढूंढने के लिए, अंदर ही अंदर उनको रिस्पेक्टिव इंसान मिल गया। Whereas जब हम बात करें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की तो भैया अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो साइंस बैकग्राउंड से हो, तो हमने उसके लिए बाहर से एक इंसान ढूंढा साइंस पढ़ाने के लिए, तो वो क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा नहीं किया, आप बाहर से करने आए हो, मतलब बाहर से आपने उस चीज़ का पता लगाया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो ये दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के और इन्हीं को और ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बिल्कुल वैसा ही बोलता है जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया कि मैग्नेट ब्रेन्स में आई वाज सर्विंग एज अ कंटेंट राइटर, लेकिन मुझे लगा मेरे लिए टीचिंग जॉब ज़्यादा फिट है तो मुझे वहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया गया एंड मैं बन गई आप लोगों की टीचर। सो यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाना पड़ा रिक्रूटमेंट करने के लिए। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि उस पोजीशन का क्या होगा या फिर ऐसा क्यों किया हमने, बाहर से क्यों नहीं लाए लोग, अगर जॉब के मतलब जॉब परफॉर्म करते हुए इंसान अंदर ही थे तो फिर हमें रिक्रूटमेंट करनी ही क्यों पड़ी? तो बेटा 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। रिक्रूटमेंट आपको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके लिए ये पोजीशन खाली थी। ठीक है, आपने दूसरी पोजीशन से उठाया इंसान और इस पोजीशन पे लगा दिया। दूसरी बात, आपको बाहर इसलिए नहीं जाना पड़ा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इस पोजीशन के लिए कोई एफिशिएंट इंसान प्रेजेंट था, तो यहाँ पे बाहर जाने का खर्चा भी बच गया। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से आपके काफ़ी सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। आपको बाहर जाना नहीं पड़ता, आपका एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो इंसान ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा क्या होता है, फेमिलियर होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलता है कि जब आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनली ही आप रिक्रूटमेंट की पोजीशन फिल कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही क्या कर रहे हैं, दूसरी जॉब पे बिठा रहे हैं, दूसरी पोजीशन पे बिठा रहे हैं।
The vacant job positions are filled by using existing employees and no outsiders are permitted in the internal sources. Obviously internal source का मतलब क्या हुआ, अंदर से ही, तो outsiders तो वैसे ही permitted नहीं होंगे. अब लगे हाथ हम ये भी समझ लेते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हम किस किस तरीके से अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे आते हैं दो तरीके. वन इज कॉल्ड ट्रांसफर, अनदर वन इज कॉल्ड प्रमोशन. एक है वर्टिकल तो दूसरा है हॉरिजॉन्टल. मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखिए प्रमोशन का मतलब क्या होता है, आप अभी इस लेवल पे हो और आपको उठा के इस लेवल पे प्लेस कर दिया गया है. आप अभी कौन से लेवल पे हैं और आपको उठा के कहाँ प्लेस कर दिया गया है, ये. दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रमोशन. ट्रांसफर का मतलब होता है अभी आप HR डिपार्टमेंट में थे और आपको उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है. दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफर. सो वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हम दो तरीके से हमारी रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं. वन इज ट्रांसफर के थ्रू, दूसरा इज प्रमोशन के थ्रू. ट्रांसफर में होता है कि आपको एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है. वेयरएज प्रमोशन में आपको नीचे लेवल से उठा के ऊपर लेवल पे शिफ्ट कर दिया जाता है. तो यहाँ पे आपकी जो मूवमेंट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, वेयरएज यहाँ जो आपकी मूवमेंट होती है वो वर्टिकल होती है. इसको बिल्कुल ऐसे ही याद करिएगा. अगर आप इवन अपने पेपर में भी लिख के आते हैं ना, ऐसा वाला पूरा बना के आते हैं, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा. और आप ये पॉइंट लिख भी सकते हैं कि प्रमोशन का मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय और ट्रांसफर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई वो नहीं है. वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर जाना, ये हो गया V, और हॉरिजॉन्टल होता है ये, मतलब ये. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल होता है और प्रमोशन वर्टिकल होता है. अब इसके बाद हम ट्रांसफर और प्रमोशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. ट्रांसफर में बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, one department to another, or from one shift to another without a substantive change in the responsibilities and status of the employee. अभी मैंने आपको बताया था एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में, राइट? अब आप मुझे अब बताइए कि देखिए यहाँ पे ये इस लेवल का मैनेजर है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का ये मैनेजर है. इसको उठा के दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया जाता है. अभी ये डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर है, इसे उठा के दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया जाता है. क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई फर्क आया? क्या यहाँ पे जॉब पोजीशन में कोई फर्क आया? क्या यहाँ पे उसकी सिचुएशन में कोई फर्क आया? आई होप आपके भी आंसर तीनों नो में ही होंगे. ये जिस पोजीशन पे था वहाँ पे भी उसी पोजीशन में है. हाँ, डिपार्टमेंट चेंज हुआ है लेकिन काम चेंज हुआ है क्या? नहीं, दोनों में ही मैनेजिंग करता था, ये मैनेजमेंट करता था. तो ऐसे में ये बोलते हैं ट्रांसफर में एज सच कुछ मेजर चेंज नहीं आता. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, आपकी पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. ऐसा बोलिए कि अभी आप ई सेक्शन के मॉनिटर थे, ठीक है, पर अब आपको उठा के F सेक्शन का मॉनिटर बना दिया गया है. अभी आप क्या थे? ई सेक्शन के मॉनिटर थे, वहां से उठा के आपको F सेक्शन का मॉनिटर बना दिया गया है. दोनों ही क्लासेस में आप क्या थे? मॉनिटर थे, राइट? कोई जॉब की अलग तो नहीं हुई आपकी जॉब पोजीशन. दोनों में ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? क्लास को मैनेज करने की थी. तो ऐसे में ये बोलते हैं ये जो हुआ है ये ट्रांसफर हुआ है. मतलब एक जॉब पोजीशन से उठा के आपको उसी लेवल की दूसरी जॉब पोजीशन पे सेट कर दिया गया है. फिर ये बोलते हैं इट में लीड टू चेंजेस इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा, बट नॉट नेसेसरली सैलरी.
अब भैया देखिए, इस डिपार्टमेंट के मैनेजर को जितनी सैलरी मिलती होगी उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी दूसरी उतनी सैलरी मिलती होगी, दोनों अल्टीमेटली है तो क्या मैनेजर्स ही ना। तो अगर ये 1 लाख रुपए कमाता होगा तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 1 ही लाख रुपए मिलेंगे। तो ये बोलते हैं हो सकता है आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाए, क्योंकि पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे, अब आप HR डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली काम तो चेंज होगा, लेकिन मेन रोल आपका ऑर्गेनाइजेशन में वैसा ही रहेगा मैनेजमेंट का, और आपकी सैलरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी। देन दे से ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवरस्टाफ डिपार्टमेंट्स। यस, एक और चीज जो कि मैं आपको पहले से ही समझाती आ रही हूँ कि हम क्यों इंटरनल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि कई बार कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ओवर स्टाफिंग होती है। अब एक नया वर्ड आया आपके सामने, ओवर स्टाफिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग मिलके एक जगह बैठे होते हैं और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, तो इसे बोलते हैं ओवर स्टाफिंग, मतलब बहुत सारे लोगों ने पोजीशन फिल करी है। सो ये बोलते हैं कि जहाँ भीड़ है, भीड़ में से आप 1-2 लोग ले जाके उस पोजीशन पे बिठा रहे हो जहाँ पे वैकेंसी है, मतलब जहाँ पे पोजीशन खाली पड़ी है, तो ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से निकाल के आपने उसको किसी और डिपार्टमेंट में फिट किया। It is practically a horizontal movement of the employees. From the very beginning, I am telling you people that is this horizontal movement of employees. यहाँ पे vertical movement नहीं होती, यहाँ पे क्योंकि सैलरी भी सेम रहती है, जॉब पोजीशन भी सेम रहती है, काम भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिमिलर रहती है, सो यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। आगे ये बोलता है that shortage of suitable personnel in one branch may be filled through transfer from other branch or department. यहाँ पे शॉर्टेज थी, यहाँ पे ओवर स्टाफिंग थी, यहाँ से उठा के आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफर। Job transfers are also helpful in avoiding termination and in removing individual problems and grievances. अब देखिए, जहाँ पे ओवर स्टाफिंग थी, अब उसको कितना टाइम झेलते, मतलब एक डिपार्टमेंट में 5 लोगों की ज़रूरत थी, आपने 7 लोग हायर करके रखे हुए थे। जब ऐसी ओवर स्टाफिंग होती है ना, एक टाइम के बाद बॉस को खलने लगती है, क्योंकि भैया 2 लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आ रही। अब जिस काम पे 5 लोग चाहिए थे उस काम को 7 लोग करेंगे, तो 2 लोग मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है वहाँ पे, मतलब सब अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे में आप कभी ना कभी उन 2 लोगों को निकालते ही, बट आपने उन्हें जॉब से ना निकाल के उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपने उनका टर्मिनेशन नहीं किया, बल्कि आपने उन्हें जॉब दूसरी फिल करके दे दी, मतलब आपने दूसरी जॉब फिल कर दी उनके भरोसे। सो ये टर्मिनेशन को रोकती है। वो लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी सर्व कर रहे थे, उनको एक फीलिंग देती है कि भैया कोई बात नहीं, इस डिपार्टमेंट में नहीं तो उस डिपार्टमेंट में हमने आपके बारे में सोचा ज़रूर था, और इससे वो एम्प्लॉय थोड़ा नेगेटिव भी नहीं होता, सैड भी नहीं होता, क्योंकि यार उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, उसको टर्मिनेट होना पड़ता अदरवाइज। सो टर्मिनेशन को अवॉइड करती है और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को सॉल्व करती है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, जितना जिसमें रिक्वायर्ड होगा उतना ही स्टाफ प्रेजेंट है। Then it says at the time of transfer it should be ensured that the employee to be transferred to another job is capable of performing it. But यहाँ पे आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ती है कि जिस इंसान का ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं वो कैपेबल है दूसरी पोजीशन संभालने के। चलो ओवर स्टाफिंग थी इस डिपार्टमेंट में, यहाँ से निकाल के आप उसे किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे थे, बट पहले देख तो लो कि क्या वो उस डिपार्टमेंट का काम संभाल भी सकता है कि नहीं संभाल सकता। मान लो कोई इंसान था जो MBA करके आया है, ठीक है, और उसने HR में MBA किया है, आपके यहाँ पे फाइनेंस में MBA वाले की एस्पिरेंट की क्या है, जॉब पोजीशन खाली है, तो आप वो HR वाले को थोड़ी ना बिठाओगे, उसको तो पता ही नहीं है फाइनेंस के बारे में कुछ भी, वो तो कैपेबल ही नहीं है वो काम करने के लिए। जस्ट बिकॉज आप बोलो इसने भी MBA किया, वो भी MBA रिक्वायर्ड है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। MBA में भी अलग बहुत सारी बाइफिकेशन होती है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, हमारा और 10 डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऐसे में आपको ये याद रखना है कि जिस पोजीशन पे आप उसको बिठा रहे हो ट्रांसफ़र करके, उसके लिए वो कैपेबल भी होना चाहिए, मतलब वो काम कर सकता हो, तभी उसको निकाल के दूसरी पोजीशन पर बिठाओ। ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। ट्रांसफ़र को हम इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि देखिए, अब एक इंटर्न आया,
उसको पहले हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यूज़ कर लिया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सब समझा दिया, ठीक है। अब हमने उसे सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस में रख दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब वहाँ का इंटर्न बना दिया। फिर हमने उसको कुछ और इनकम टैक्स वैक्स के प्रोविजन समझाने वाले इंटर्नशिप में डाल दिया। तो ऐसे में हमने उसे डिफरेंट पोजीशंस की, डिफरेंट जॉब्स की, डिफरेंट एरियाज़ की क्या दे दी, पूरी ट्रेनिंग दे दी। तो ऐसे में क्या होता है, एम्प्लॉय की पूरी ग्रोथ होती है, क्योंकि आप डिफरेंट चीज़ों में एक्सेल करने लग जाते हो। एक्चुअली एक्सेल गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब आपको डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, बट आप कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हो, देन अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब इंसान सब चीज़ें सीखने के पीछे भागता है तो वो कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता। पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं ना कि स्थिर रहो, मतलब एक चीज़ सीखना शुरू हो तो उसी को सीखो। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ, आपको म्यूज़िक सीखनी थी तो म्यूज़िक में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना था, आपने 10 दिन गिटार बजाया, 2 दिन पियानो बजाया, फिर कुछ वायलिन बजाया और फिर कुछ और बजाया। तो ऐसे में आपने क्या किया, हर एक पोजीशन को ट्राई ज़रूर किया, आपको सबके बारे में थोड़ा पता है, लेकिन आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता है। ना आप आज की डेट में अच्छा गिटार बजा लेते हैं, ना पियानो बजा लेते हैं, ना वायलिन बजा लेते हैं, और ना ही वो चौथी चीज़ जो आपने सीखी थी, बट आपको थोड़ी नॉलेज थोड़ा सबका पता है, ठीक है। तो ऐसे में हो जाता है, वो एक फ्रेज भी है इस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो ये मतलब यही हुआ कि आप सब चीज़ें जब ट्राई करने जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पाते, तो कई बार ट्रांसफ़र से ये दिक्कत आ जाती है। एनीवेज, ये हो गया ट्रांसफ़र के बारे में। अब अगर हम बात करें हमारी वर्टिकल मूवमेंट प्रमोशन के बारे में, तो ये बोलता है ओके, सो प्रमोशन क्या बोलता है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस जनरली फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग हायर जॉब्स बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द लोअर जॉब्स। याद है मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया था, जब 60 साल का एक इंसान 65 का हो गया तो उस टाइम पे वो बुजुर्ग हो गए, तो वो उतना काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें जॉब से जाना पड़ा, मतलब रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो उनकी जॉब अब कौन संभालेगा? मैंने आपको बताया था ना कि उनके नीचे जो पोजीशन पे लोग बैठे होंगे वो उनकी जॉब संभालेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बाद वही मोस्ट एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन को संभालने के लिए। अभी तक ये जो चीज़ें हैंडल कर रहे थे, ये लोग मिलके उन्हें असिस्ट कर रहे थे, तो असिस्ट करने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। और कोई भी इंसान परमानेंटली तो एक पोजीशन पे नहीं रहने वाला, उसे कभी ना कभी वो छोड़ के जानी ही पड़ेगी, तो ऐसे में नीचे वालों को ही तो ऊपर लाएंगे। आप सोचिए, आपके स्कूल का एक कैप्टन है, ठीक है, वो कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं ना, जब कैप्टन स्कूल छोड़ के चला जाता है, उसकी 12th क्लास कंप्लीट हो गया, वो कैप्टन बनने के चक्कर में हमेशा थोड़ी ना स्कूल में रहेगा, 12th क्लास के बाद स्कूल छोड़ के जाएगा ही ना। तो कैप्टन स्कूल छोड़ के जब जाता है तो वाइस कैप्टन ही तो उसकी पोजीशन लेता है, या कोई रैंडम इंसान को उठा के आप वाइस उस पर बिठा देते हैं कैप्टन की पोजीशन पे? नहीं ना, कैप्टन होता है, उसके नीचे वाइस कैप्टन होता है, तो वाइस कैप्टन को आप कैप्टन बना देते हैं जब वो 12th में चला जाता है, या फिर 12th वाला निकल के स्कूल से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। वाइस कैप्टन का हमने प्रमोशन किया, उससे कैप्टन बना दिया। Promotion leads to shifting of an employee to a higher position, carrying higher responsibilities, facilities, status and pay. अब देखिए, जब वो वाइस कैप्टन था, उसे सारी चीज़ें कैप्टन की परमिशन के साथ करनी पड़ती थी, उसको हर एक चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम थी, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी थी? कैप्टन की थी। बट अब कैप्टन चला गया है, ये खुद कैप्टन बन गया है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब इसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सारी डिसीजन मेकिंग खुद करनी है, तो ऐसे में इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। मैनेजर था, एक असिस्टेंट मैनेजर था, मैनेजर छोड़ के चला गया, असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना दिया, तो ये यहाँ से यहाँ आया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो साथ में उसकी पावर्स भी बढ़ी हैं, अथॉरिटी भी बढ़ी है। एंड अगेन, अब आपको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे तो आपकी पेमेंट भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना भैया।
प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट। तो प्रमोशन एक वर्टिकल शिफ्ट होता है, मतलब ऊपर की तरफ आपकी मूवमेंट होती है। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको मदद करती है मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करने में, लॉयल्टी इंक्रीज करने में और सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज करने में। अब देखिए, वाइस कैप्टन को आपने कैप्टन बना दिया, अब जो वाइस कैप्टन होगा वो वाइस कैप्टन की पोजीशन में आएगा, तो वो भी मोटिवेटेड रहेगा कि यार नेक्स्ट पोजीशन मेरी कैप्टन की है, ऐसा मान के चलिए। तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ क्या रहते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें उसका रिटर्न भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। देन दे से it has a great psychological impact over the employees because a promotion at higher level may lead to a chain of promotion at lower levels in the organization। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब कैप्टन जाता है तो वाइस कैप्टन उसकी पोजीशन ले लेता है, और वाइस कैप्टन की पोजीशन कौन ले लेगा, वाइस कैप्टन, और उसके बाद होंगे हमारे ग्रुप के कैप्टन्स। तो वो ऐसे जब एक लेवल अप जाएगा तो ये भी एक लेवल अप जाएगा, ये भी एक लेवल अप जाएगा, तो सारे लोग अप जा रहे होंगे। तो ऐसे में पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रही होगी, मूवमेंट हो रही होगी। ये सही भी रहता है क्योंकि आपने अपने ही एम्प्लॉयज को मौका दिया है एक बेटर पोजीशन। ओके, अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज के बारे में। सी, हमने देखा कि रिक्रूटमेंट के दो टाइप्स हो सकते हैं, मतलब दो तरीके से कर सकते हैं हम, इंटरनल से एक्सटर्नल से। इंटरनल में हमने देख लिया ट्रांसफर और प्रमोशन से ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन पहले हम उसके मेरिट्स तो समझें कि अगर हम रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज से करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी समझेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, बट पहले हम बात करेंगे मेरिट्स के बारे में। It says, first point, employees are motivated to improve their performance। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी प्रमोशन होता है, प्रमोशन मतलब वर्टिकल ऊपर जा रहे हो वर्टिकली आप, तो इसका अगर प्रमोशन हुआ है तो इसका भी प्रमोशन होगा, इसका भी प्रमोशन होगा, इसका भी प्रमोशन होगा। तो एक के प्रमोशन होने से एक चेन बन जाती है कि सबका प्रमोशन हो रहा है। अब क्या होगा, जो बाकी लोग होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या रहेंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो बोलेंगे यार इसका प्रमोशन हुआ है, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा भी प्रमोशन हो सकता है। तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ से उन्हें एक मोटिवेशनल बूस्ट मिलेगा। अगर हमें पता हो कि भैया इन्होंने नए बंदे बाहर से ही ढूंढ के लाने हैं, तो हम तो फिर जैसा काम कर रहे हैं वैसा करते रहेंगे। लेकिन एक बार हमें पता चल जाए कि यार अगर हमने अच्छा काम किया तो हो सकता है वो बड़ी वाली पोजीशन हमें मिल जाए, तो फिर हम अच्छा काम करेंगे ही। तो ये इसका पहला फायदा है कि ये हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। Then it says a promotion at the higher level may lead to a chain of promotion at the lower levels। जो मैंने आपको अभी चीज समझाई वही लिखी हुई है यहाँ पे। This motivates the employees to improve their performance through learning and practice। इस चीज़ से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और वो अपनी प्रैक्टिस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, नई नई स्किल्स लर्न करके और उसको प्रैक्टिस करके। देन एम्प्लॉयज़ वर्क विद द कमिटमेंट एंड लॉयल्टी एंड रिमेन सैटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। अब देखिए, जहां आपको पता है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड आपको प्रमोशनल वे में मिलेगा, मतलब मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, तो ऐसे में मैं सेटिस्फाइड भी रहूंगी, मैं ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहूंगी अपने काम को लेके, मैं ज़्यादा लॉयल भी रहूंगी अपने काम को लेके, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने लॉयल्टी से काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस से काम किया, तो मेरे को इम्प्रूव ज़रूर मिलेगा अपने पे स्केल में भी और लेवल में भी। Then it says also peace prevails in the enterprise because of promotional avenues। अब देखिए, मैं अच्छा काम कर रही थी लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से कोई इंसान हायर किया मेरे ऊपर बैठाने के लिए, तो अब ये बात सोचिए कि मैं कितना उस टाइम पे मेरे लिए अनरेस्ट वाली पोजीशन होगी कि यार क्या है, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया उसके बावजूद दूसरे इंसान को मौका मिल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं उस इंसान से भी जेलस फील करने लग जाऊंगी, और ना चाहते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक ऐसा कोल्ड वॉर चलने लग जाएगा लोगों के बीच में, और फिर ऐसी पोजीशन क्या करेगी, हमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करवाने में हेल्प करेगी, विच इज़ नॉट राइट। तो अगर हम जो लोग यहाँ पे अच्छा काम करते हैं उनको प्रमोशन दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीसफुल एनवायरनमेंट को भी प्रिवेल करवाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड पॉइंट सेज internal recruitment also simplifies the process of selection and placement। The candidates that are already working in the enterprise can be evaluated more accurately।
अब देखो, ये कोई नया इंसान तो है नहीं जिसके बारे में आपको नहीं पता, ये कोई बाहर से आने वाला इंसान तो है नहीं जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ये कैसा है कि कैसा नहीं है। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, अच्छे से देखते हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमेशा हम डाउटफुल रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे हायर कर ले और उसके बाद ये परफॉर्म ना करे। इंटरनल सोर्स में एक बेनिफिट हमें यहाँ पे क्या मिला कि उस इंसान को हम पहले से जानते हैं, उसकी परफॉर्मेंस हम पहले से देख चुके हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता था तभी तो हम सोच रहे हैं ना उसको दूसरी पोजीशन देने के बारे में। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कंटेंट राइटर वाला, तो कंटेंट राइटर से मैं किस में कन्वर्ट हो गई, बिजनेस स्टडीज़ की टीचर में कन्वर्ट हो गई। तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस एज अ कंटेंट राइटर देखी थी, मेरी डेडिकेशन एज अ कंटेंट राइटर देखी, मेरी लॉयल्टी एज कंटेंट राइटर देखी, उसी के बाद तो मुझे ये चांस दिया ना। तो ऐसे में आप पहले से ही इंसान को जानते हो, उसकी परफॉर्मेंस देख चुके हो, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स वाली चीज़। देन इट सेज रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट है, ऑब्वियसली रिलायबल है क्योंकि आप पहले से ही उस इंसान को जानते हो। Then transfer is a tool of training the employees to prepare them for higher jobs. Also, people recruited from within the organization do not need induction training. अच्छा, एक चीज़ और ये बोल रहे हैं कि अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, राइट। अब आपने देखा होगा जो टॉप लेवल पे रहता है ना, जो टॉप लेवल पे रहता है इंसान, वो हमेशा ना हर फील्ड की नॉलेज रखा होता है। मैं टॉप लेवल पे तभी पहुंच पाऊंगी ना जब मुझे हर फील्ड की नॉलेज होगी। जैसे हमारी कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, अगर आपको नहीं पता हो तो यूपीएससी में इनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। क्यों पढ़ाए जाते हैं कि इनको हर एक फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि जब वो पॉलिसी बनाएंगे बैठ के तो उनको पहले पता तो हो भैया उस फील्ड में होता क्या है। अगर किसी अनजान इंसान को हम बिठा देंगे, मान लो हमने सिर्फ साइंस वाले इंसान को बिठा दिया, उसको मैथ्स वाली चीज़ नहीं पता होगी, उसको पॉलिटी वाली चीज़ नहीं पता होगी, उसको कॉमर्स वाली चीज़ नहीं पता होगी, तो वो सिर्फ साइंस चीज़ से ही सोचेगा। बट यूपीएससी में ऐसा करते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं सो दैट आप हर एक पर्सपेक्टिव से सोच सको। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने से आपको हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज मिल रही है। जब आपको हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज मिलती है तो आप हायर लेवल वाली जॉब्स के लिए रेडी करते हो अपने आप को। ये ब्यूरोक्रेट्स वाली क्या रहती हैं, हायर जॉब्स ही रहती है ना, वरना हम तो एक एक फील्ड में लगे रहते हैं, हमें तो एक एक फील्ड की नॉलेज होती है। लेकिन ये लोग वो होते हैं जो टॉप लेवल पे बैठते हैं और इन्हें हर फील्ड की नॉलेज है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रांसफर से आपको सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज मिल जाती है। देन अगर हम अंदर वाले लोगों को ही रिक्रूट करते हैं तो इंडक्शन प्रोग्राम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंडक्शन इज दैट ओरिएंटेशन ओनली। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन पढ़ा था ना अपन ने, तो ओरिएंटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मतलब अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रही थी तो मुझे पता है ना किसकी क्या ड्यूटी है, कौन किस फील्ड में काम कर रहा है, कौन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। मेरे लिए अलग से एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा इंडक्शन प्रोग्राम्स पे। Then it says transfers has the benefit of shifting work from surplus departments to those where there is shortage of staff. ओके, ये बोलते हैं, देखिए कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ना मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि ऐसा होता है मेरे यहाँ पे ओवर स्टाफिंग है लेकिन मैं किसी स्टाफ मेंबर को निकाल नहीं पा रही, क्योंकि भैया ऑफिस से किसी को निकालना थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमेशा। देखना, जो जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एकदम हटा देते हैं, जैसे कोविड के चलते हुए बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया था, तो उनकी ना एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है मार्केट में कि यार ये कभी भी ना आपको लात मार के निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि अब उस प्रॉब्लम से तो हम डील नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे डिपार्टमेंट जहां ओवर स्टाफिंग है वहां से उठा के किसी को ऐसे डिपार्टमेंट में तो डाल सकते हैं जहां पे स्टाफ की शॉर्टेज हो। इससे हमें लोगों को बाहर निकालना भी नहीं पड़ेगा, और वो होता है ना कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, बिल्कुल वैसी वाली सिचुएशन है कि आपकी यहाँ पे लाठी भी नहीं टूटेगी, आपको नेगेटिव पब्लिसिटी कराने की भी जरूरत नहीं है लोगों को निकाल के, एट द सेम टाइम आपका काम भी बन गया क्योंकि आपको नए वैकेंसीज पे नए लोग हायर करने की जरूरत नहीं है। Then it says filling the jobs internally is cheaper as compared to getting candidates from the external sources. Obviously, बाहर से आप कैंडिडेट्स बुलाओगे, सबसे पहले रिक्रूटमेंट में इतना खर्चा आएगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, पता नहीं किसकी कितनी वो रहती है। देन उसके बाद लोग आएंगे, उनका टेस्ट वगैरह लेना, अब टेस्ट लेने के लिए पूरे दिन से शाम तक किसी ना किसी को तो एंगेज रहना पड़ेगा ना।
उसके बाद आप उसको प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का खर्चा करवाओगे, फिर उसको आने के बाद आप लाइक अलग अलग वो दोगे, तो ऐसे में बहुत सारा खर्चा हो जाता है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। ऑन द अदर साइड इंटरनली ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर माइनस हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने से हमें बेनिफिट इस तरह से मिलता है कि हमारा पैसा कम लगता है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स अबाउट द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करने के बारे में, क्योंकि देखिए बेनिफिट्स तो हमने समझ लिए, बट ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होंगे, उसे भी तो जानना ज़रूरी है। तो उससे जानेंगे ताकि आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाओ पूरी चीज़ को। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट बोलता है व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। अब देखिए एक बात समझना, ये बच्चा है, ठीक है, फ्रेशर है, मतलब आज से पहले इसने कभी जॉब नहीं की है, बस कॉलेज से निकला ही है। आप उसे हायर करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा इंस्टेंस लो जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई इंसान था, उसको आपने ट्रांसफर या प्रमोशन से दूसरा जॉब दे दिया है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इंटरनल सोर्स से वैकेंसी फिल की है। दोनों सिनेरियोज में मुझे ये बताओ कि ज़्यादा अपडेटेड नॉलेज कौन ला पाएगा, ज़्यादा अपडेटेड नॉलेज कौन ला पाएगा, बताइए। वो इंसान जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है और वो बिल्कुल वैसा ही हो चुका है जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए रहता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है, या फिर वो इंसान जो कि अभी कॉलेज से निकला है नई नई पढ़ाई करके, मतलब इस इंसान ने ऐसा मानिए लेटेस्ट में जितने भी चेंजेस आए होंगे, जितने भी अपडेशंस आए होंगे, वो सारे पढ़े होंगे, सारे देखे होंगे, तो ये इंसान ज़्यादा नॉलेज होल्ड करेगा अपडेशन के मामले में या ये इंसान? नो डाउट मैं बोल सकती हूँ एक्सपीरियंस इस इंसान के पास ज़्यादा है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द अपडेटेड नॉलेज। आई गेस आपका आंसर भी यही होगा, अगर नहीं है तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा। ये होगा सही आंसर। ये जो फ्रेशर है ना, ये ज़्यादा अपडेटेड नॉलेज ला पाएगा, क्योंकि भैया अभी इसने फ्रेश पढ़ा है, इसके दिमाग में अभी वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में ये बोलता है कि आपने तो उसको मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आपने एक्सटर्नल सोर्स से तो रिक्रूटमेंट किया ही नहीं, आपने तो इंटरनली कर लिया। जब आप इंटरनली कर लेते हो तो ऐसे सिनेरियो में भैया कहाँ से अपडेटेड नॉलेज आएगी? तो फ्रेश टैलेंट आने का स्कोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इंसान हो सकता था बहुत ही एंथुजियास्टिक होता, बहुत ही एनर्जेटिक होता, लेकिन आपने उसको मौका ही नहीं दिया। आपने पहले ही बोला भैया हम तो इंटरनली ही अपने रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लूँगे, तो फ्रेश टैलेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाएगा। देन hence complete reliance on internal recruitment involves danger of inbreeding by stopping infusion of new blood into the organization। ये बोलते हैं ज़्यादा रिलाई करेंगे हम इंटरनल सोर्स पे तो वो इनब्रीडिंग में ज़्यादा वो करेगा, इंस्टेड ऑफ कि बाहर से कोई नया वो आया है। थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स है, चाहो तो लिख लेना पेपर में, चाहो तो छोड़ देना, ठीक है। इनब्रीडिंग और इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन का मतलब होता है बाहर से इंसर्ट करना, और इनब्रीडिंग होता है मतलब अंदर से वो करना, तो वैसा कुछ है। फिर उसके बाद ये बोलते हैं द एम्प्लॉयज में बिकम लिथार्जिक इफ दे आर नॉट श्योर ऑफ द टाइम बाउंड प्रमोशंस। अब देखिए आपने क्या किया, इसको हटा दिया, चलिए हम भी हटा देते हैं, इस पूरे चीज़ को हटा दिया, आपने ऑप्शन ही नहीं रखा, आपने बोला सिर्फ हम इंटरनली करेंगे, ठीक है। इंटरनली में आपने इसका ट्रांसफ़र करा दिया, ट्रांसफ़र करा के दूसरी पोजीशन पे बिठा दिया। अभी इसको प्रमोशन का कोई आपने लालच नहीं दिया, इसको नहीं बताया प्रमोशन कितने टाइम के अंदर अंदर होगा। ऐसे सिनेरियो में जब इसे पता ही नहीं है कितने टाइम बाउंड के अंदर इसका प्रमोशन होने वाला है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाए। पहले ये थोड़ा सा काम करे, फिर ये सोचे यार प्रमोशन तो मिल ही नहीं रहा, मैं क्यों झक मार के काम कर रहा हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा और इसको लगेगा यार छोड़ना छोड़ना, और छोड़ना छोड़ना करते करते कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जहाँ इसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो ये भी दिक्कत जाती है इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने पे। देन कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि
अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भैया एक ऑर्गेनाइजेशन अभी अभी खुली है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी अभी खुली है, अब वो बताओ इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट कैसे करेगी? मैं हूं, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, आज से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट कैसे करूं? ये तो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉसिबल है ना जो पहले से रन करते आ रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी कुछ एम्प्लॉयज हैं। भैया इंटरनल सोर्स का मतलब क्या हुआ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से कुछ एम्प्लॉयज थे, बट नई ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले से एम्प्लॉयज हो नहीं सकते। फिर ये बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज मे बी हैम्पर्ड। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ बट उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन वाले बाहर से नया टैलेंट लेके नहीं आ रहे, ठीक है। मतलब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, और करती जा रही हूँ, दूसरा भी मेरे को देखा देखी कर रहे हैं, हम दोनों में टक्कर चल रही है बराबरी की प्रमोशन पाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में हो सकता है कंपटीशन, हमारे बीच का कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारी पड़ जाए। देन frequent transfers of employees may often reduce the productivity of the organization। अब आपने क्या किया, देखिए आपने ये किया कि इस इंसान को एक हफ्ता इस डिपार्टमेंट में रखा, ठीक है। वैसे इतनी जल्दी नहीं होता ट्रांसफर, चलिए 3 महीने मान लेते हैं, ठीक है। 3 महीने आपने इसको इस डिपार्टमेंट में रखा, फिर आपने इसको 3 महीने बाद कन्वर्ट कर दिया इस डिपार्टमेंट में, फिर यहाँ से उठा के इसको 6 महीने में इस डिपार्टमेंट में डाल दिया, फिर यहाँ से उठा के उसको 3 महीने में दोबारा से इस डिपार्टमेंट में डाल दिया। ऐसे सिनारियो में आप मुझे बताओ, ये इंसान को लगेगा यार मेरी तो रेलगाड़ी बनाई रखी है यहाँ पर, मतलब मुझे तो बार बार इधर से उधर पटका जा रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करते हो ना, तो एक तो इंसान के मन में ये ख्याल आता है कि यार मैं क्या बिल्कुल इनएफिशिएंट हूँ कि मेरे को बार बार उठा के इधर उधर डाल रहे हैं, कहीं मुझे अच्छे से रख नहीं सकते। दूसरी चीज, वो जब तक जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में नई चीजें सीखेगा, तब तक आप उसे तीसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर चुके होंगे, तो ऐसे में उसको प्रोडक्टिविटी देने का मौका ही नहीं मिलेगा और थकान भी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि भैया बार बार शिफ्ट करे, अब अपना सामान लेके एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जाता है, लोगों के साथ जेलअप होता है, नया काम सीखता है और उतने में आदेश आ जाता है कि भैया अब तुम्हें वहां जाना है। सोच के देखिए कैसा लगेगा। सो ये भी क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने में। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट क्या होती है, रिक्रूटमेंट किस किस तरीके से हो सकती है, वो इंटरनल किस किस तरीके से ट्रांसफर और प्रमोशन से लोग घुमा सकता है, एंड उसके बाद इंटरनल सोर्स के मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी तक। अब हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। आई नो वीडियोस आजकल बहुत लंबी हो रही हैं, लेकिन आप लोग एक बार में अगर एक टॉपिक ही पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे वीडियो पॉज कर दिया कीजिए और फिर वहीं से ही दूसरा वीडियो बाद में जब आपका मन हो दोबारा से ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट कर लिया कीजिए। इट्स नॉट लाइक कि आपको एकदम से सारा कुछ देखना है, ये हम आपकी सहूलियत के लिए कर रहे हैं ताकि आपको वीडियोस फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाए, बट एट द सेम टाइम इट शुडंट बी लाइक अ ओवरबर्डन थिंग फॉर यू, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है। देखिए एक्सटर्नल के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया था, यहाँ पे हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। इट सेज व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज इनवाइटेड। जनरली ऐसा ही होता है, इंटरनली बहुत कम ही लोग अपने यहाँ पे वो करते हैं, बट वो कंपनी टू कंपनी भी वैरी करता है, आपकी कंपनी किस तरीके की है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी होती है और उसको फिल करने के लिए हम एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं था, जैसे हमने इंटरनल में पढ़ा, ये बाहर से हम कोई इंसान ढूंढ के लाए हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स से हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट की है। Then it says, in other words, when the organization meets its manpower requirement from outside the organization, that is जब इसने अपनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब बाहरी किसी सोर्स से पूरी करने की कोशिश की है, तो रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल टाइप का हो रहा है। Whenever large number of job positions are vacant, the external recruitment is preferred। अब देखो, एक आधी जॉब निकली, एक आधी वैकेंसी निकली आई शुड से, ठीक है।
तो हम सोचते हैं यार इंटरनली वो कर लेते हैं, कौन तामझाम करेगा, कौन सिलेक्शन रिक्रूटमेंट और ये सारी चीज़ों में पड़ेगा, अपन इंटरनली कुछ देख लेते हैं। लेकिन जब जॉब पोजीशंस बहुत सारी हो, मतलब वैकेंसी बहुत सारे सीट्स के लिए हो, ऐसे सिनेरियो में आप मुझे बताइए कि क्या एक्सटर्नल सोर्स या इंटरनल सोर्स की तरफ इंसान को जाना चाहिए। मतलब फ्रेमिंग थोड़ी गलत हो गई क्वेश्चन की, बट समझ जाना, आई एम आस्किंग दिस ओनली कि जब ज़्यादा वैकेंसीज निकलेंगी तो इंटरनल सोर्स ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा या फिर एक्सटर्नल सोर्स ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। आई एम श्योर आपका आंसर वही होगा जो मेरा आंसर है, एंड दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ओनली। तुम बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो दैट। तो एक्सटर्नल सोर्स ही आंसर होगा तुम्हारा भी। अब हम जानते हैं लगे हाथ कि एक्सटर्नल सोर्सेज में आता क्या क्या है। देखिए एक्सटर्नल सोर्स में फर्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती जाती हूँ 1 लाइन में, ठीक है, और उसके बाद एक एक करके हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलता है कि बाहर से कहीं से भी रैंडमली हमने कोई वो दी और बाहर से किसी भी इंसान को ढूंढ के लाए और हमने उससे काम करवाना शुरू कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज द डायरेक्ट एंड द मोस्ट सिंपल वे। ठीक है, फिर होते हैं कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, कैजुअल कॉलर्स हम आगे ही समझते हैं क्योंकि ये डिटेल्ड मुद्दा है। फिर होते हैं कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज, मतलब ऐसी कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं जो कि लोगों को तैयार रखती है, लोगों का रिज्यूमे उनके पास होता है और वो आपको मदद करती हैं लोगों तक रीच करने में, मतलब इंटरमीडिएटरी का काम करती हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, और डिटेल में आगे समझाती हूँ। फिर है एडवर्टीजमेंट, मतलब आपने किसी भी वे से एडवर्टाइज किया और लोग आए वो एडवर्टीजमेंट देख के। देन एम्प्लॉय एक्सचेंज, एम्प्लॉय एक्सचेंज पे डिटेल में मैं आपको अभी बाद में ही बताती हूँ। देन कैंपस रिक्रूटमेंट, वो जाते हैं ना कॉलेजेस में कंपनी वाले कि हाँ हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंसीज है, बताओ तुम्हारे यहाँ पे कौन कौन सा बच्चा समझदार है, हम वो करते हैं। वो 3 Idiots देखिए, दैट आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर गाय, बट वो जाता है इंटरव्यू देने के लिए और ही गॉट सिलेक्टेड, जबकि वो इंजर्ड भी था, व्हील चेयर पे जाता है। समझ गए ना? ठीक है, तो रिकमेंडेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज, अपने ही एम्प्लॉय से पूछना कि भाई कोई भाई बंधु है तुम्हारा जो अच्छा काम करता है उसको बुला लो, तो उसकी रिकमेंडेशन पे। वेब पब्लिशिंग, आजकल ये चलता है, वेब पे मतलब इंटरनेट पे डाल दो। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो प्लेसमेंट एजेंसीज जैसा ही काम करते हैं, इनके पास बहुत सारी लेबर होती है, मतलब इनकी बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वहाँ से आपको फाइंड करके दे देते हैं कि ये इंसान रख लो, सही है। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, बहुत महंगा पड़ेगा बट ठीक है, मतलब हम एडवर्टाइज करते हैं टेलीविजन पे कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आ जाओ बेटा। बहुत कम देखा है मैंने वो टेलीविजन पे वैकेंसीज का, बट ये सारे वेज अपनाए जा सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने के लिए। और इनमें से अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ भी इंटरनल सोर्स से रिलेटेड नहीं है, सारा का सारा बाहरी तरीके से आ रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशन वाला पॉइंट इंटरनल सोर्स हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पे बंदा बाहर से ही आ रहा है, बस रिकमेंडेशन एक इनसाइडर की चल रही है। मतलब मैं जैसे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स ने बोला कि मैम ये वैकेंसी निकली है हिंदी वाले टीचर के लिए, आप बताइए कि आपका कोई हो ऐसा जान पहचान वाला जो हिंदी अच्छी पढ़ा लेता हो। और मैंने बोला हाँ, वो मेरी बचपन में एक दोस्त थी, वो उसकी हिंदी में पकड़ बहुत अच्छी थी, मैं उसको लेके आऊँ क्या? तो मेरी रिकमेंडेशन से हम उसको अपॉइंट करें, बट आ तो वो बाहर से रही है ना, इंटरनली तो नहीं आ रही है। तो ऐसे एक्सटर्नल सोर्स से अलग अलग वेज से हम क्या कर सकते हैं, हमारी ज़रूरतें लोगों की पूरी कर सकते हैं। ठीक है, मैन पावर की जो ज़रूरत है, लोगों की नहीं, मैन पावर की जो ज़रूरत है। अब हम एक एक करके समझते हैं हर इस एक सोर्स को डिटेल में। सो स्टार्ट करेंगे हम किससे, हमारे फर्स्ट सोर्स है दैट इज डायरेक्ट रिक्रूट। देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, ये बोलते हैं Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprise. सोचिए, एक एंटरप्राइज है, ठीक है, ये मैं बोल देती हूँ उनकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा गलत नहीं बन गया ये, बिल्डिंग शुड बी लाइक दिस, है ना, ऐसे ऐसे ऐसी इनकी एक बिल्डिंग है, और वहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लूँ ना मैं ताकि आपको फील आए कि वाकई में बिल्डिंग है। वहाँ पे बिल्डिंग के बाहर एक नोटिस बोर्ड है जहाँ पे हमने एक नोटिस लगाया है कि भाई साहब हमारे यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है, आपको आना है तो आ जाइए। अब जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर्स का मतलब कौन है, क्या है,
जॉब सीख करने वाले, मतलब ऐसे लोग जो कि जॉब की तलाश कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस प्रेमाइसिस के आउटसाइड इकट्ठा होते हैं, देखते हैं। वो याद है ना, जैसे हम रिजल्ट देखा करते थे कि नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगा होता था, घूम घूम के हम देखते थे हमारा नाम है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। वैसे ही नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ है अबाउट द वैकेंसी। लोग जाएंगे, जितने भी जॉब सीकर्स होंगे वो पढ़ेंगे उसे, उनको लगेगा कि हाँ वो जॉब उनके लिए हो सकती है, तो वो वहीं पे खड़े रहेंगे। अंदर से लोग आएंगे, उनमें से कुछ लोग पिक करेंगे और अपने यहाँ पे काम कराना शुरू कर देंगे। हाउ सिंपल इज दैट। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी बड़ी पोस्ट के लिए क्या ये तरीका सही है? I mean, मैं बोलती हूँ CEO की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकली है, ठीक है। अब आई वॉन्ट टू अप्लाई और मैं इस लेवल पे हूँ, मतलब मैं अपने आप को मान रही हूँ मैं इस लेवल पे हूँ। मैं क्या किसी जॉब पर, मतलब जिस किसी ऑफिस के बाहर जाके ऐसे खड़ी हो जाऊंगी पढ़ने के लिए कि यार ये मेरे लिए है क्या, और फिर मैं अंदर घुस जाऊंगी? ये कोई तरीका हुआ? मतलब जब आप हायर पोजीशंस के लिए प्लेसमेंट करवाने की कोशिश करते हो, क्या ये सही तरीका होता है? नहीं। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सोर्स है, ये वाला जो पर्टिकुलर तरीका है, वो कुछ लोगों के लिए ही होता है। वो कुछ सिलेक्टेड लोग कौन होते हैं? या तो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स वाले लोग, मतलब ऐसे लोग जिनमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, या फिर सेमी स्किल्ड इंसान भी चल जाएगा। आई डोंट नो आपके यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि यहाँ ना एक मंडी लगती है। ये मंडी होती है लेबरर्स की। मतलब ऐसा है, उनकी कोई स्पेसिफाइड पोजीशंस तय हैं। वो सुबह सुबह 10 बजे वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। जिसको भी अपने यहाँ पे लेबर से काम करवाना है वो आता है 10 बजे। वो आउट ऑफ एवरीबडी कुछ लोगों को चुनता है और उनको साथ लेके चला जाता है। दिस इज़ लाइक थोड़ा डिफरेंट इस वाली चीज़ से, लेकिन समवट हम दोनों ही काम किसके लिए कर रहे हैं? अनस्किल्ड वाले लेबरर्स के लिए कर रहे हैं। मतलब ऐसी जॉब जो कि ज़्यादा एजुकेशन लिटरेसी रेट नहीं मांगती है, ठीक है। तो ये वाला तरीका हम अपनाते हैं अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स को फिल करने के लिए। देन नेक्स्ट इट सेज such workers are known as casual or badali workers and they are paid remuneration on the daily wage basis. daily wage workers नाम सुना है? ऐसे लोग जिनको डेली बेसिस पे वेजेस मिलती हैं, मतलब 300 रुपये दिहाड़ी, 400 रुपये दिहाड़ी, 400-500 रुपये दिहाड़ी, दिहाड़ी वाले वर्कर्स इन द लोकल लैंग्वेज वी कैन से। तो कैजुअल या फिर बदली वर्कर्स भी बोला जाता है इनको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, अदरवाइज हम उनको दिहाड़ी वाले मजदूर बोलते हैं। फिर ये बोलते हैं दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द वैकेंसीज। भैया आपने क्या किया? 1 रुपये का पेपर लिया, उस पर आधे रुपए की इंक चिपकाई जिसमें आपने नोटिस लिखा, और ये जाके आपने अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। आपका खर्चा कहाँ हुआ? टोटल मात्र 1.5 रुपये का खर्चा आपका यहाँ पे हुआ। तो ये बोलते हैं बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे है अपनी यहाँ की वैकेंसीज फिल करने का। देन it is suitable for filling casual vacancies when there is a rush of work or when some permanent workers are absent. ये बोलते हैं ये कैजुअल वैकेंसीज फिल करने के लिए होता है, मतलब ऐसी वैकेंसीज जो कि परमानेंट नेचर की नहीं है। आजकल 5-6 दिन, मतलब मान लो मेरे यहाँ पे लोग लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर लगाई हुई थी, लेकिन आज उनमें से 4 लोग नहीं आ पाए क्योंकि वो बीमार थे। तो उन 4 के बदले मैंने दूसरे लेबर्स चुन लिए वो मार्केट में जाके। तो ये मेरी उस दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। वैसे भी अगर मैं बताऊं तो ये जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, बदली वर्कर्स होते हैं ना, इनको परमानेंसी वाली जॉब्स बहुत कम ही मिलती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहेगा। भैया कंस्ट्रक्शन एक टाइम ड्यूरेशन के लिए चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो इनकी मैक्सिमम जो जॉब्स होती है ना वो टाइम ड्यूरेशन वाली ही रहती है, परमानेंट वाली नहीं रहती। इट्स नॉट लाइक टीचिंग जॉब है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली वो जॉब है कि वो हमेशा चलती रहेगी। नो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इसका नाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब हम जंप करते हैं हमारे सेकेंड वाले पे जो कि है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, ओके, ये एक इंसान है, ठीक है। फर्स्ट से इसका नाम हम रखते हैं विद्या। विद्या बालन नहीं है, दूसरी विद्या है, तो इसका हमने नाम रखा है विद्या। सो विद्या वॉन्ट्स टू टीच। विद्या वॉन्ट्स टू टीच व्हाट? विच सब्जेक्ट? मैथ्स सब्जेक्ट। तो विद्या जी मैथ्स पढ़ाना चाहती हैं।
अब ये गई एक स्कूल में, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। DPS चले गए, इन्होंने बोला सर मुझे मैथ्स पढ़ाना है, मैं 9th से 10th दोनों ही क्लासेस को, या फिर 8th से बोल दो, 8th से 10th किसी भी क्लास को मैथ्स पढ़ा सकती हूँ। अब DPS में जब ये गई, प्रिंसिपल सर को इनसे मतलब प्रिंसिपल सर से इनकी बात हुई, इन्होंने बताया कि मैं ऐसे 8th से 10th पढ़ा लेती हूँ मैथ्स। प्रिंसिपल सर ने बोला अनफॉर्चुनेटली अभी तो हमारे यहाँ पे मैथ्स की किसी भी टीचर की वैकेंसी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी तो हमारे यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। बट आप एक काम कीजिए, मुझे आपका रिज्यूमे पसंद आया है, आप अपना रिज्यूमे स्कूल में छोड़ के चली जाइए। आप अपना रिज्यूमे जिसको नहीं पता बता दूं, जॉब एप्लीकेशन जब भी हम फाइल करते हैं उसमें हम जॉब मतलब रिज्यूमे भेजते हैं। रिज्यूमे इज बेसिकली something about yourself, like your qualifications, your knowledge level, your schooling, your degrees or whatever the stuff is. तो वो सारी चीज़ें रेज्यूमे में लिखी जाती है, जस्ट लाइक CV और रेज्यूमे में वैसे डिफरेंट मतलब होता है, बट अभी फिलहाल मान लो दोनों चीज़ सेम ही है। तो रेज्यूमे आप छोड़ जाइए यहीं पे स्कूल में, और उसके बाद जब हमें लगेगा कि देयर इज़ अ वैकेंसी वी विल गिव यू अ कॉल। तो यहाँ पे विद्या जी अभी अपॉइंट नहीं की गई हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि 4 महीने बाद DPS का जो मैथ्स का टीचर था, 8th से 10th पढ़ा रहा था, वो कोविड के कारण भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ आ गई वैकेंसी। तो अब इन्होंने बोला, प्रिंसिपल सर ने बोला अरे वो एक लड़की आई थी ना जो अप्लाई कर रही थी 4 महीने पहले, उसका रिज्यूमे भी रखा हुआ अपने यहाँ पे, करो उसको कॉल। तो यहाँ पे विद्या जी को कॉल दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि मैम अभी भी आप इंटरेस्टेड हैं क्या। वो बोलेंगे हाँ मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, तो आके उन्हें वो जॉब मिल जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। यहाँ पे many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their offices। मतलब यहाँ पे जैसे DPS ने रिज्यूमे अपने पास रख लिया था, ऐसे पता नहीं उन्होंने कितने लोगों के रिज्यूमे रखे होंगे। तो इसे हम बोलते हैं डेटाबेस मेंटेन करना। डेटाबेस मतलब किसी की इंफॉर्मेशन मेंटेन करना। तो यहाँ ये बोलते हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो डेटाबेस मेंटेन करती हैं ऐसे लोगों का जो क्वालिफाइड तो थे लेकिन हमारे यहाँ पे वैकेंसी ना होने की वजह से हम उन्हें नहीं रख पाए थे। तो अब जब जरूरत पड़ी है तो उन्हीं में से ही हम किसी को बुला लेंगे। Such job seekers can be a valuable source of manpower. A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise. जब भी वैकेंसी आपके यहाँ पे आई तो आपने उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया कि ये इंसान आया था, ये इंसान आया था, इनमें से ये पिक कर लो, इसको कॉल करो और बुला लो और देख लो। The major merit of this source of recruitment is that it reduces the cost of recruiting workforce in comparison to other sources. बाकी सब सोर्सेज के कंपैरिजन में यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा सा कम लगता है, बिकॉज आप इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं करा रहे हैं, नहीं आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आप बस उन्हीं डेटाबेस में से किसी इंसान को बुला के अपने यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जंप करते हैं हमारे थर्ड वाले उस पर, जो कि है एडवर्टीजमेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे हम किसी चीज़ का। Advertisement in newspapers or trade or professional journals is generally considered used with a wider choice of required. Okay, what it says, देखिए जैसे I am a CS, ठीक है, तो ICSI क्या करता है, जर्नल्स प्रिंट करता है मंथली बेसिस पे, और जितने भी मेंबर्स होते हैं मेरी तरह उनको वो जर्नल्स भेजा करता है। जर्नल्स आर लाइक मैगजीन्स ओनली, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल नाम देना तो उसको जर्नल बोल देते हैं। तो ऐसे जर्नल्स हर महीने हमारे घर आते हैं। उस जर्नल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जो कि ICSI को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नए मेंबर्स कौन से आए, पुराने कौन से हटे, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन साथ में उसमें 2 पेजेस ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसीज लिखी होती हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी वैकेंसी चल रही है एंड आप अप्लाई कर सकते हो। उन्हें पता है कि सारे मेंबर्स को ये मिलेगा, कोई ना कोई मेंबर तो इंटरेस्टेड होगा वैसी वैकेंसी में, कोई ना कोई मेंबर तो वेट कर रहा होगा जॉब लगने की। तो बस वहाँ से आप अपनी जॉब्स के एप्लीकेशन मतलब वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो उन रिस्पेक्टिव जॉब्स के लिए जो वहाँ पर दी हुई है, एंड अगर आप फिट बैठे तो आपको वो जॉब मिल भी सकती है।
तो बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ पे। यहाँ एडवर्टीजमेंट की जाती है या तो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में, जर्नल्स में, या फिर जो भी ऐसी चीज़ मिले आपको जो आजकल चल रही हो ट्रेंड पे, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो सकती है, वहाँ पे हर एक वे में आप क्या कर सकते हैं, एक नोटिस भेज सकते हैं कि भैया देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, वैकेंसी है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद इंसान को लगता है कि हाँ सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग है, ही शुड अप्लाई और शी शुड अप्लाई, तो वो कर सकते हैं अप्लाई। Then it says most of the senior positions of the industry as well as the commerce are filled by this method। जैसे कि मैंने आपको बताया जर्नल्स में मतलब ऐसी वैकेंसी निकलती है तो वो बड़े लेवल की है, तो ये बोलते हैं जितनी भी सीनियर पोजीशंस होते हैं ना वो मैक्सिमम इस तरीके से फिल की जाती है। Then the advantage of advertising vacancies is that more information about the organization and job can be given in the advertisement। ये बोलते हैं इस तरीके से, एडवर्टीजमेंट के तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन अ डिटेल्ड वे बता सकते हो। जैसे मैं अगर एक वैकेंसी निकालती हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी माई फर्म दिस एंड दिस, और उसके बाद ये करती क्या है, यहाँ पे एक वैकेंसी है, किस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए, और मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो ये करता हो क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस काम में लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एज वेल एज जॉब के बारे में ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल हो पाता है इस तरीके से। एडवर्टीजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच टू चूज। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी देखे, दो देखे, डायरेक्ट और कैजुअल वाला, अब उसमें जो लोग इंटरेस्टेड थे वो आ रहे थे, बहुत कम लोग जो थे, क्योंकि ये चीज़ रीच नहीं कर रही थी ज़्यादा लोगों को। लेकिन एडवर्टीजमेंट अगर मान लो आपने न्यूज़पेपर में, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में आपने ऐड दे दी, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स पता नहीं कितने घरों में जाता होगा, बिल्कुल जाता होगा, तो उतने घरों को पता चलेगा कि आपके यहाँ पे वैकेंसी है, तो आपके पास जॉब एप्लीकेशन ज़्यादा आने की उम्मीद रखी जा सकती है। इवन इफ आप जर्नल्स में देंगे तो मेंबर्स पता नहीं कितने हैं इंडिया में ICSI के, अब सारे मेंबर्स को पता चलेगा वैकेंसी के बारे में। हो सकता है किसी को नहीं भी अगर वो जर्नल मिली होगी तो एक मेंबर दूसरे मेंबर को बताएगा, दूसरे मेंबर तीसरे मेंबर को बताएगा, क्योंकि प्रोफेशनल मेंबर्स के भी तो ग्रुप्स चलते हैं आजकल, तो ऐसे इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सप्लाई हो जाती है। एडवर्टीजमेंट्स में बी प्लेस इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर। सस्ता सस्ता न्यूज़पेपर में ना छाप के किसी बढ़िया लीडिंग न्यूज़पेपर में छापो, लाइक द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे न्यूज़पेपर पूरे इंडिया में चलते हैं, तो ऐसे न्यूज़पेपर में छापोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच होगी। देन इट्स डिसएडवांटेज इज दैट इट मे ब्रिंग इन फ्लड ऑफ अ रिस्पॉन्स एंड मेनी टाइम्स फ्रॉम क्वाइट अनसुटेबल कैंडिडेट्स। ये बोलता है बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे एक ही कवर किया गया है। वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों तक जब इन्फॉर्मेशन जाती है कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है तो बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं, और उनमें से मैक्सिमम लोग हो सकते हैं ऐसे जो अनसुटेबल हों, तो आपको बैठ के बकायदा उसमें छांटना पीटना पड़ेगा और उसके बाद कोई एक सेलेक्ट करोगे, जो कि बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इट्स अ डिसएडवांटेज अबाउट दिस एडवर्टीजमेंट। सो ये एक और पॉइंट हो गया हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। फिर है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अनदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे कुछ इनिशिएटिव होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है। यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो एज एन इंटरमीडिएटरी काम करता है कि जॉब सीकर को जॉब पे हायर करने वाले लोगों से मिलवाने का काम करता है। मतलब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स चला के जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइडर्स से मिलवाने का काम करते हैं। जैसे बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर्स और लोन लेने वाले इंसानों को मिलाने का काम करता है, एज एन इंटरमीडिएटरी एक्ट करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही कर रही है। गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स रन करती है, जिसके कारण बहुत सारे स्किल्ड अनस्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स की वैकेंसीज फिल होती हैं, और ऐसे लोग जिनको जॉब्स की ज़रूरत होती है वो गवर्नमेंट की इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के चलते हुए जॉब पा भी लेते हैं।
In some cases, compulsory notification of vacancies to employment exchange is required by the law. Then it says, thus employment exchanges help to match personal demand and supply by serving as a link. अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ये है हमारा जॉब सीकर JS, ये है हमारा जॉब प्रोवाइडर JP, और ये है हमारा एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो प्रोग्राम रन किया जाता है. ठीक है, अब ये एज एन इंटरमीडिएटरी लिंक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे ना पर्सनल की डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है. जॉब सीकर अपनी सप्लाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है. ये डिमांड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. तो डिमांड और सप्लाई को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिला के कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं. जॉब सीकर को जॉब चाहिए तो वो अपने आप को ऑफर कर रहा है, मतलब सप्लाई दे रहा है. वहां पे जॉब प्रोवाइडर को जॉब देना है किसी को और लोगों को हायर करना है, तो वो डिमांड कर रहा है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट सप्लाई और डिमांड मिल रहे हैं और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है. फिर ये बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज are often not up to date and many of the candidates referred by them may not be found suitable. अब आप समझिए इस बात को कि ये कौन सा ऑफिस है, ये किसका इनिशिएटिव है. ये है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव. इंडिया में गवर्नमेंट की क्या बात चलती है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ऐसे पब्लिकली तो बिल्कुल बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी नेगेटिव बात मेरे पे आए. बट आप खुद समझ जाइए हमारा गवर्नमेंट कितना एफिशिएंट है, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस कितने एफिशिएंट हैं. ये बोलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो डेटा मिलता है, जो डेटा बेस मिलता है, वो अप टू डेट होता ही नहीं है. पुराने डेटाबेस, पता नहीं कितने साल पुराने, पहले उसको जॉब चाहिए थी, वो अपनी रेज्यूमे सबमिट करके गया और आज जॉब वैकेंसी निकली है तो आप उसका नाम रेकमेंड कर रहे हो. ऐसी चीज़ें तो यहाँ पे मिलती हैं. अब वो बेचारा जॉब, अपनी खुद की जॉब शुरू कर चुका होगा, प्रमोशन पा रहा होगा और यहाँ पे उसका रेज्यूमे लाई डाउन कर रहा है. दूसरी चीज़ ये बोलते हैं, कई बार तो जो कैंडिडेट्स वो बताते हैं ना, वो सूटेबल भी नहीं होते. तो ऐसे कैसे कैंडिडेट्स बताते हैं वो कैंडिडेट्स जो उनको जो भी है, ठीक है, समझो, उनको वो बेसिकली आगे रेकमेंड कर देते हैं और वो सूटेबल निकलते ही नहीं है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये चीज़ कभी कभार उतना एक्टिवली अच्छा नहीं परफॉर्म करती है. सो ये हो गया हमारा एक और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. दोबारा से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट इट सेज दैट गवर्नमेंट ऐसे कुछ इनिशिएटिव रन करती है जहाँ पे वो जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को मिलाने की कोशिश करती है, और मिलाने से जॉब की डिमांड और सप्लाई क्या होती है, कॉम्पनसेट होती है, मिलती है आपस में और चीज़ें सॉर्ट होती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. ओके, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज अपीयर टू डूइंग सब्सटेंटिव वर्क. ओके, अभी जब मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ये इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी ये प्लेसमेंट एजेंसीज इंटरमीडिएटरीज की तरह ही एक्ट करते हैं. ये क्या करते हैं, ये अपने पास कुछ डेटा रखते हैं, जॉब सीकर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, जॉब सीकर्स इनके पास जाते हैं, इनके कुछ टाई अप होते हैं जॉब प्रोवाइडर्स के साथ, और इस तरह से ये एक लिंक बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी मतलब जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच में. ठीक है, देन इट सेज placement agencies provide a nationwide service in matching personal demand and supply. जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं वो नेशन वाइड सर्विस रन करते हैं और ये डिमांड एंड सप्लाई की, किनकी, पर्सनल की, मतलब लोगों की, मैन पावर की पावर और दिस डिमांड एंड सप्लाई दोनों को फिल करने की कोशिश करते हैं. तो इनकी रीच ऐसा मानिए वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडिया पे होती है. ठीक है, मैक्सिमम प्लेसमेंट एजेंसीज ऐसी होती हैं. Then they say these agencies compile biodata of large number of candidates and recommend suitable names to their clients. अब देखिए ये क्या करते हैं, इनके पास, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ,
लेट मी रब दिस, इनके पास ये 10 लोग आए, इनके पास ये 10 लोग आए और इन लोगों ने मिलके अपना रिज्यूमे सबमिट किया यहाँ पे। इस प्लेसमेंट एजेंसी ने क्या किया, इस रिज्यूमे का बना लिया एक मतलब वो व्हाट वी कॉल बायोडेटा डेटाबेस। डेटाबेस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब हम इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके रखते हैं अपने पास उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो सारे बायोडेटास का डेटाबेस इन्होंने रख लिया। अब कोई क्लाइंट आया, उसने बोला भैया मुझे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ऐसा ऐसा इंसान चाहिए, तो यहाँ पे आपने उसे आउट ऑफ एवरी रिज्यूमे दैट यू वर हैविंग, उनमें जो बेस्ट सुटेबल इंसान था, जो ऐसा कैंडिडेट था जो कि बेस्ट ये काम कर सकता था, उसको चूज करके क्लाइंट को बता दिया। आपने क्लाइंट को बता दिया कि भाई साहब देखिए ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम करेगा और इसका रिज्यूमे बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है आपकी जॉब के लिए। तो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को बेस्ट पॉसिबल नेम रेकमेंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायोडेटा जो कि आपके पास सेव्ड है। सच एजेंसीज चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज। अब आप बोलेंगे कि मैम ये इतनी समाज सेवा क्यों कर रहे हैं, मतलब इनका क्या फ़ायदा है। अब आप थोड़ा सा समझना, रियल एस्टेट के एजेंट्स देखें, वो क्या करते हैं, किसी को घर खरीदना है और किसी को घर बेचना है, दोनों के बीच में लिंक बनते हैं। इस इंसान को घर बेचना था, इस इंसान को घर खरीदना था, मैं रियल एस्टेट की एजेंट बन गई और मैंने इन दोनों को मिलवाने का काम किया। अब आप बोलेंगे वाह कितनी अच्छी इंसान है, मतलब इतना समाज सेवा कर रही हैं। तो बेटा ऐसा कोई नहीं करता आज की दुनिया में। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन समाज सेवा, हर कोई अपना मतलब ढूंढता है, यहाँ तक कि एनजीओस तक ही अपने मतलब की वजह से चलते हैं। तो भैया नॉर्मल इंसान तो छोड़ ही दीजिए आप। तो मैं रियल एस्टेट एजेंट क्या करूँगी, मैं कुछ कमीशन यहाँ से चार्ज करूँगी, कुछ कमीशन यहाँ से चार्ज करूँगी। तो इस तरह से मेरा काम भी चलेगा, एट द सेम टाइम इनका काम भी बन गया। तो यहाँ ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है ना, ये भी कोई समाज सेवा पे नहीं बैठी होती कि हमें लोगों को लोगों से मिलाना है, नहीं, इनको यहाँ से भी पैसा मिलता है और यहाँ से भी पैसा मिलता है। समटाइम्स ये अपने क्लाइंट से 1 महीने की पूरी तनख्वाह जो कि वो इनको पे करने वाले हैं पूरी की पूरी ले लेते हैं। फॉर से इस इंसान को हायर किया 25,000 रुपये में, तो ये क्या बोलेंगे, मतलब अलग अलग टर्म्स होती हैं हर प्लेसमेंट एजेंसी की। कोई सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट से लेता है, कोई सिर्फ और सिर्फ इनसे लेता है और कोई दोनों से ही लेता है। इमेजिन कीजिए मैं हूँ, ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो में मैं क्या करूँगी, मेरा रूल है कि जो मेरे पास जॉब सीकर्स आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं से ही लूँगी पैसे। तो यहाँ पे जितने भी जॉब सीकर्स आ रहे हैं, मैं उनसे, अगर उनकी जॉब लग जाती है मेरी वजह से, तो मैं उनसे 1-1 महीने की सैलरी चार्ज कर लूँगी। तो वो 1 महीने की सैलरी पहले मुझे देंगे और उसके बाद सेकंड सैलरी से एंजॉय करने लगेंगे। और सेकंड सिनेरियो ऐसा होता है जब मैं क्लाइंट से पैसे मांगती हूँ, इनसे नहीं लेती, तो मैं इनमें से कोई बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट भेजूंगी क्लाइंट के यहाँ पे, उन्हें पसंद आ गया, उन्होंने हायर कर लिया, तो मैं क्लाइंट को बोलूँगी इतने पैसे मेरे अकाउंट में डलवा देना कमीशन के तौर पर। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्लाइंट से पैसे लिए। लेकिन कुछ एजेंट्स, कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज ऐसी भी होती है जो दोनों तरफ को लूटती हैं। वो इनको भी बोलते हैं कि तुम आधे महीने की अपनी सैलरी मुझे देना, और इनको भी लूटते हैं कि आधे महीने की सैलरी जो तुम मुझे देने वाले हो मुझे भी देना। यहाँ पे फिर वो इस तरह से गुजारा चलाती हैं। तो ऐसे उनका कमीशन बेसिस पे चलता है पूरा काम। देन दे से दैट these professional recruiters can entice the needed top executives from other companies by making the right offers। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं टॉप पोजीशंस के लिए, कैंडिडेट्स फिल करने के लिए भी, टॉप पोजीशन की वैकेंसीज के कैंडिडेट्स फिल करने के लिए भी, क्योंकि इनके पास डेटाबेस इतना होता है, इनकी जान पहचान इतनी होती है। जो ये कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं जो टॉप लेवल पे परफॉर्म करती हैं, आजकल तो इन्होंने क्या बना लिया है, मैं बोलूँगी आजकल तो ये ऑनलाइन भी चलती हैं, जैसे शाइन, इंडीड, ये सब क्या है, ये सब जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को मिलाने का काम करती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए।
अभी तक तो ये ऑफलाइन चल रही थी कि अपने पास डेटाबेस मेंटेन कर रही थी एंड ऑल, लेकिन आजकल ये ऑनलाइन भी परफॉर्म कर रही हैं, ऑनलाइन अपना साइट खोल लेते हैं और यहाँ पे जॉब सीकर्स भी अपने आप को एनरोल करते हैं, जॉब प्रोवाइडर्स भी एनरोल करते हैं और ऐसे वो कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट देख के इधर से उधर सप्लाई करती हैं. Then it says management consultancy firms help the organization to recruit technical, professional and managerial personnel. They specialize in middle level and top level executive. This ये बोलते हैं कि जो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स है ना, ये भी हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनकी टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल को फाइंड करने में. मतलब यहाँ पे वो शुरू कर लिया इन्होंने बात करना अबाउट द मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. अभी तक वो बात कर रहे थे प्लेसमेंट एजेंसीज के बारे में, अब वो बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में. कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना ये रिमूव करना. एनीवेज, तो यहाँ ये बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म्स जो होती हैं वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनकी टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल्स को फाइंड करने में. इनका स्पेशलाइजेशन मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव दोनों में होता है. जहाँ पे हमने इनका पढ़ा कि ये टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को ज़्यादा अच्छे से फाइंड कर लेते हैं, ये मिडिल लेवल में भी एक्सपर्ट होती हैं. दे मेंटेन डेटा बैंक ऑफ द पर्सन्स विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब्स ऑन द बिहाफ ऑफ दिस. ओके, जस्ट लाइक मैंने आपको अभी शाइन का एग्जाम्पल दिया. शाइन इंडीड क्या करते हैं, वो ना उनके पास जॉब वैकेंसीज आती है ना क्लाइंट्स के द्वारा, तो उन्हें एडवर्टाइज करते हैं. यहाँ पे अब आप लिंक समझना, एक चीज समझाती हूँ मैं आपको. देखिए, एक हो रही थी एडवर्टीजमेंट जहाँ पे जो ये क्लाइंट था, जो जॉब प्रोवाइडर था, वो खुद ही एडवर्टाइज कर रहा था न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन, टीवी के जरिए और ये और वो से, ठीक है. और वहाँ एडवर्टीजमेंट देख के दूसरा इंसान आ रहा था, ठीक है. ये था पहला सिनेरियो जो कि हमने थर्ड वाले पॉइंट में पढ़ा एडवर्टीजमेंट वाले में. लेकिन इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, ये है जॉब सीकर, सॉरी जॉब प्रोवाइडर, ठीक है. जॉब प्रोवाइडर मतलब जिसको बंदा चाहिए अपने यहाँ पे हायर करने के लिए. ये गया किसके पास, ये गया प्लेसमेंट एजेंसी या फिर हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के पास, ठीक है. इनको इसने बताया कि मुझे ना इस जॉब के लिए वैकेंसी फिल करवानी है. अब आगे ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये लोग एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी वैकेंसी है, आप अप्लाई कीजिए. अब जॉब प्रोवाइडर जो होगा वो पहले इनके पास आएगा, अगर फिट बैठे तो वो इनके पास भेजेगा. हमने एडवर्टीजमेंट वाले, अगर आपको याद हो, उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, लास्ट पॉइंट, कि एडवर्टीजमेंट में ना थोड़ा सा क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसके चलते हुए हम लोग हर एक कैंडिडेट को अच्छे से समझ पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं हो पाता और समटाइम्स बुरे बुरे कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं. यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ें तो. यहाँ पे वो कैंडिडेट पहले जाएगा प्लेसमेंट एजेंसी के पास, और भैया इनका तो काम ही यही है कि इन्हें सॉर्ट करके रखने हैं कैंडिडेट्स को, और फिर ये सॉर्टेड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आगे भेजेंगे. तो यहाँ पे वो जो एडवर्टीजमेंट वाला नेगेटिव पॉइंट था ना, वो कवर हो रहा है. नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको. जब हम एक्सटर्नल सोर्स में एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट देने से एक नुकसान होता है कि रिस्पॉन्स पूरे देश से आता है और बहुत भर भर के आता है. तो वहाँ पे कंपनी को दिक्कत होती है उसको सॉर्ट करने में, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करने में. यहाँ पे वो दिक्कत नहीं जाएगी. कैसे? क्योंकि एडवर्टीजमेंट किसने दी है, प्लेसमेंट एजेंसी ने दी है आपके बिहाफ पे. अब जो इंसान आ रहा है वो प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाएगा, ये शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर वो आपको भेजेंगे. तो यहाँ पे आपको रिस्पांस कितना मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, क्योंकि सॉर्टिंग पहले हो गई है, शॉर्टलिस्टिंग पहले हो गई है. सो इस तरह से ये एडवर्टीजमेंट का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हटा सकते हैं. और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक और एक्सटर्नल सोर्स का रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने का तरीका. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस सिलेक्शन, कैंपस रिक्रूटमेंट सबसे सिंपल होता है, सबसे इजी होता है. नहीं, एक्चुअली ऐसा बोलना सही नहीं है, समझने के पर्सपेक्टिव से मैं बोल सकती हूँ कि इजी होता है समझना. यहाँ पे क्या होता है, देखिए, आप लोग आगे चल के
किसी कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, ये रहेगा आपका कॉलेज, ठीक है। अब इस कॉलेज में जहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई की है, इस कॉलेज का टाई अप रहता है कुछ कंपनीज के साथ। टाई अप मतलब इनकी पहले से एक स्कीम रहती है, ठीक है। तो इनका टाई अप था कुछ कंपनीज के साथ। अब देखिए, आप कॉलेज में पहले रहते हैं फ्रेशर्स मतलब फर्स्ट ईयर वाले, फिर आप बनते हैं सेकेंड ईयर वाले, फिर आप बनते हैं थर्ड ईयर वाले, और फिर आप पास आउट होके एक अच्छा क्वालिफाइड ग्रेजुएटेड इंसान बन जाते हैं, राइट। ऐसा ही होता है। फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जब आपका थर्ड ईयर या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल ईयर चल रहा होता है, तो ये आपको बोलते हैं कि प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि थोड़े दिनों के अंदर हमारे यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। और वो इंटरव्यूज कौन लेते हैं? वो कंपनी वाले लेते हैं। वो कंपनी वाले आते हैं आपके प्रीमाइसेस में, आपका इंटरव्यू लेते हैं बैठ के, आप उन्हें आंसर करते हैं। जो कैंडिडेट उन्हें पसंद आता है वो उन्हें एक ऑफर लेटर दे के जाते हैं कि भाई हम तुम्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। जैसे ही तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, हम अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें भेज के अपने यहाँ पे बुला लेंगे जॉब करवाने के लिए। इसे हम बोलते हैं कैंपस सिलेक्शन। कैंपस का नाम क्यों दिया है? क्योंकि आपके कॉलेज के कैंपस में आके आपको सेलेक्ट करके जाते हैं, तो कैंपस सिलेक्शन इसलिए बोला गया है। लेमन्स लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके कॉलेज में फाइनल ईयर में कुछ कंपनीज आती हैं, इंटरव्यूज लेती हैं बच्चों का, देखती हैं किसका नॉलेज लेवल कितना अच्छा है, और उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर लेती हैं किसी इंसान को, और बोलती हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद मेरे यहाँ पे आ जाना काम करने के लिए। 3 इडियट्स का वो सीन याद करो जब व्हील चेयर पे वो थर्ड इंसान जाता है, वो थर्ड हीरो जो भी था वहाँ पे, वो जाता है, इंटरव्यू क्लियर करके आता है और आके अपने दोस्त को थैंक यू बोलता है, और उसके बाद उनके एग्जाम्स हो रहे होते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो, जिसके लिए उसके दोस्त उसको चीटिंग करवाने के बारे में सोचते हैं एंड कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। पूरी पिक्चर मैंने आपको रिवाइज करा दी है, तो वो बिल्कुल यही था। वहाँ पे वो कैंपस सिलेक्शन ही हो रहा होता है। वो जो थर्ड इंसान था जो खिड़की से कूद गया था, उसका कैंपस सिलेक्शन ही हो रहा था। सो दिस इज व्हाट कैंपस रिक्रूटमेंट. Colleges and institutes of management and technology have become a popular source of recruitment. मैंने आपको बताया ना, पॉपुलर सोर्स है और इजी भी है. Many big organizations maintain a close alliance with the यूनिवर्सिटीज़. जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके रखती हैं कि तुम्हारे यहाँ के बच्चे जो बेस्ट होंगे वो मैं लेके जाऊँगा. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कॉलेज में एक ही ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है, एक ही कंपनी आ सकती है. एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक यूनिवर्सिटी में आई शुड से, एक से ज़्यादा कंपनीज भी आती हैं, सीक्वेंस में आती हैं. बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है, तुम इनके इंटरव्यू में बैठना चाहते हो तो इनके इंटरव्यू में बैठ जाओ, उनके इंटरव्यू में बैठना चाहते हो तो उनके में बैठ जाओ. जैसे मानो मैं बोलती हूँ मेरी यूनिवर्सिटी में टाटा भी आई, बिरला भी आई, रिलायंस भी आई और 2-4 और कंपनीज आई, तो अब इट विल बी अप टू मी कि मुझे उनमें से कौन सी वाली पे बैठना है. मैं रिलायंस के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, टाटा के लिए करना चाहती हूँ, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए. आप एक से ज़्यादा पे भी बैठ सकते हो इंटरव्यू पे, बट वो कॉलेज के उस पर डिपेंड करता है, रूल्स पे. कई कॉलेज अलाउ नहीं करते, कई कॉलेज बोलते हैं कि एक ही कंपनी का तुम्हारा वो रहेगा, अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद दूसरी कंपनी पर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा. बट कई कॉलेजेस में आपको सारी जगह बैठने का मौका मिल जाता है. रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेसेस. ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि नया नवेला अपडेटेड जो इंसान होगा आप उसको पिक करके लेके जा रहे हो, और ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पे बेस्ड ये डिसीजन लेते हैं कि यूनिवर्सिटी इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो यहाँ के बच्चे भी अच्छे होंगे. देन दिस इज रेफर्ड टू एज कैंपस रिक्रूटमेंट. इसको कैंपस सिलेक्शन भी बोला जाता है. जब कोई इंसान सेलेक्ट हो जाता है ना अपने कैंपस प्लेसमेंट में, तो उसको बोला जाता है कैंपस सिलेक्शन. ठीक है,
तो ये आप देखेंगे आगे जाके जब आप खुद कॉलेज में होंगे तो हो सकता है आपके कॉलेज में भी ऐसा कोई इंसान आए, ऐसी कोई कंपनी आए जो आपको हायर करके अपने यहाँ पे जॉब के लिए लेके जाए, तो आपका कैंपस सिलेक्शन होगा उस टाइम पे। अगेन हमारा एक और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब है रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज क्या बोलता है, देखिए चलते हैं हम यहाँ पे। ओके, मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, साथ में हमने एक ही ऑफिस से इंटर्नशिप की है। वो सीए था, ठीक है, सीएस वाला फर्म था जिसमें मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी सीएस की, वो सीए वाला था। उसका सीए कंप्लीट हुआ, वो बैंगलोर की किसी कंपनी में जॉब करने लगा। मतलब उसने बकायदा पूरी जॉब एप्लीकेशन वगैरह वो करी, सिलेक्शन और वो पूरी प्रोसेस वो करी, और बैंगलोर की एक कंपनी में उसे जॉब मिल गई। अब उसके वहाँ पे निकली एक वैकेंसी, किसकी? अकाउंटेंट की। उसकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो काम कर रहा था सीए बनने के बाद, वहाँ पे एक वैकेंसी निकली अकाउंटेंट की। अब ऑफिस में इसकी एक फ्रेंड थी, ऑफिस में ही, हमारे ही ऑफिस में इसकी एक फ्रेंड थी जो कि इसके साथ ही पढ़ाई करती थी, बट उसका अभी सीए नहीं निकला था, ठीक है, उसका अभी सीए फाइनल नहीं निकला था, वो पेपर दे रही थी। तो जब वैकेंसी निकली तो उस टाइम पे इसकी ऑर्गेनाइजेशन में इससे पूछा गया कि यू आर अ सीए राइट, तो तुम्हारे पास क्या कोई रिकमेंडेशन है, मतलब क्या आप किसी इंसान को जानते हो जो अकाउंटेंट की पोस्ट को संभाल पाए अच्छे से? इसने फट से इस लड़की का नाम दे दिया कि ये लड़की, अब देखिए इसका सीए तो क्लियर हुआ नहीं था, तो वो सीए वाले पोस्ट के लिए तो नहीं बोल रहे थे, बट अकाउंटेंट वाली पोस्ट तो ये अच्छे से मैनेज कर सकती थी क्योंकि सीए में तो अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से वो करवाई जाती है। तो इसने फट से इसका रिकमेंडेशन दिया दैट देयर इज दिस गर्ल हु इज़ वेरी नाइस इन हर वर्क, आप उसे एज एन अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं। ऐसे में फिर इसने इसको बोला कि अपना रेज्यूमे भेज, इसने ऑफिस में रेज्यूमे भेजा, और ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस फ्रेंड ऑफ माइन शी गॉट दिस जॉब। यहाँ पे लड़की को जॉब कैसे मिली? यहाँ पे लड़की को जॉब मिली इसके सजेशन से, इसके रिकमेंडेशन से। सो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसान पहले से काम कर रहा होता है, वो किसी और इंसान का रिकमेंडेशन देता है, वो किसी और इंसान को रेकमेंड करता है। जैसे मानिए कि मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की वैकेंसी निकली है, तो मेरी कोई फ्रेंड है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, मैंने यहाँ पे बोला कि अरे वो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, आप उसको हायर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसको उसका रिकमेंडेशन दे रही थी, और अगर उसकी जॉब लग जाती तो वो मेरी रिकमेंडेशन की वजह से लगती। सो applicants introduced by present employees or their friends or relatives may prove to be a good source of recruitment। यह अच्छा source of recruitment होता है क्योंकि यहाँ से आप देखिए, अब आप एक चीज़ समझना, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेरा बिहेवियर अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपने मुझसे सजेशन पूछा कि क्या हम उसको मतलब कोई है तुम्हारी नज़र में, अब जो इंसान मैं लाऊंगी वो मोस्ट लाइकली माइंड का होगा, मतलब उसकी और मेरी सोच ऑलमोस्ट मिलती होगी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन मुझसे एडजस्ट कर पा रही है तो उससे भी एडजस्ट कर पा लेगी, और फेमिलियर लोग होंगे तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का काम भी कम हो जाता है। हाँ, कभी कभी ये नेगेटिव इफेक्ट भी डाल देता है, बट उतनी डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं। बट यहाँ पे समझिए कि आप फ्रेंड्स, फैमिली ऐसे सबको ला सकते हैं। Such applicants are likely to be good employees because their background is sufficiently known। जो चीज़ मैं अभी आपको बता रही थी वो आई गई यहाँ पे। आपने मुझे देखा, आपने मेरे साथ बढ़ता, तो आपको समझ में आ गया ये कैसी है। अब मैं किसी को लेके आऊँगी तो मोस्ट लाइकली वो मेरी तरह ही होगा, तभी तो मेरी और उसकी इतनी पट रही थी कि मैं उसको जॉब दिलवा रही हूँ, वरना मैं क्यों किसी दुश्मन को जॉब दिलवाऊंगी। तो यहाँ पे जो दूसरा इंसान है वो मोस्ट लाइकली मेरी तरह होगा, तो आप मेरे साथ एडजस्ट कर पा रहे हो तो आप उसके साथ भी एडजस्ट कर पाओगे। Then a type of preliminary screening takes place because the present employees know both the employee and the candidate and they would try to satisfy both।
ओके, सो ये बोलते हैं एक स्क्रीनिंग होती है और उसके बेसिस पे वे डिसाइड कि वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गुड इनफ और नॉट, और उसी के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, उसको जॉब दे देते हैं। तो इस तरह से एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन के बेसिस पे भी जॉब्स मिलती हैं कुछ लोगों को। एंड अगेन ये इंसान बाहर से ही आता है। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि वो इंसान अंदर का ही कोई इंसान है, नहीं, वो इंसान अंदर के इंसान की रिकमेंडेशन पे आया, लेकिन आया बाहर से ही है। नाउ हमारा नेक्स्ट वो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो कि लेबर से कनेक्टेड रहता है। अब किसी इंसान को अगर लेबर की आवश्यकता है तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को क्या कर सकती है, मिल सकती है उनसे बात कर सकती है, उनको बता सकती है अपनी रिक्वायरमेंट, और वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर को अरेंज करके दे देगा। सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन close contacts with the laborers and they can provide the required number of unskilled workers at a short notice. यहाँ एक वर्ड आप पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है अनस्किल्ड, मतलब ऐसे लोग जो कि स्किल्ड नहीं माने जाते। एक्चुअली ना वैसे मुझे ये बहुत गलत वर्ड लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें ऐसे लेबरर्स के बारे में जो कि घर बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उन्हें कंस्ट्रक्शन का काम करना आता है, मतलब वो स्किलफुल तो हैं, फिर हम उन्हें अनस्किल्ड क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई काम नहीं कर रहे हैं, दैट डजंट मीन वो अनस्किल्ड ही होंगे हमेशा। बट क्या करें, हमारी बुक है ही ऐसी कि वो बार बार अनस्किल्ड 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 ही लिखती है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अनस्किल्ड वर्कर्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपका घर बन रहा है, आपका ऑफिस बन रहा है, वहाँ पे आपको लेबर चाहिए जो कि कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल रहे, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को मिल सकते हैं, उसको बताइए कि आपको लेबर की आवश्यकता है और वो फट से लाके आपको लोग दे देगा, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट में पहले से इतनी लेबर्स रहती है। ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होता है जो लेबर के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखता है कि कभी भी किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी वो मेरे पास आएंगे, मैं तुम्हें लेके काम पे जाऊंगा और तुम्हें उनका काम कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके बदले में तुम्हें मिल जाएंगे पैसे। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या वो समाज सेवा करने के लिए बैठा है कि बेचारे कुछ वर्कर्स को काम मिल रहा है मैं दिलवा देता हूँ? क्या ऐसा है? ऑब्वियसली नहीं, कोई भी इतना फ्री नहीं है कि समाज सेवा करेगा आज के टाइम में। तो ये इसलिए करता है ऐसा क्योंकि इसको क्लाइंट से पैसे मिलते हैं, ये कमीशन खाता है बीच में। मतलब क्लाइंट इसको पैसे देगा कि जाओ मेरे लिए लेबर ढूंढ के लाओ, और ये क्या करेगा, लेबर को लेके जाएगा और उनका काम चलवा देगा। तो यहाँ पे क्लाइंट इसे नॉर्मली पैसा देता है। एट टाइम्स ऐसा भी देखा गया है जब काम की कमी होती है और लेबर ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे कई बार लेबर भी लाइक इसको पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको भी लगता है यार हमें काम तो मिले एटलीस्ट, ठीक है ना, 300 रुपये हम दिन का कमाते हैं, 50 रुपये इससे दे देंगे, एटलीस्ट 250 तो अपने घर लेके जाएंगे। तो कभी कभार ना सिर्फ क्लाइंट से कमीशन बल्कि लेबर से भी कमीशन ये मतलब खाता है, ठीक है। देन दे से workers are recruited through labor contractors who are themselves employees of the organization. अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये क्लाइंट का एम्प्लॉय माना जाएगा। मतलब क्लाइंट मतलब कौन? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लेबर की ज़रूरत है, कोई भी इंडिविजुअल जिसको लेबर की ज़रूरत है, और वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है एज एन एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर आगे से लेबर लेके आता है। तो इस तरह से पूरा वर्क चलता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं एक नेगेटिव पॉइंट अबाउट दिस थिंग इज the disadvantages of this system are that if the contractor himself decides to leave the organization, all the workers employed through him will follow the suit. ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इसको हायर किया है किसने? ऑर्गेनाइजेशन ने एज एन एम्प्लॉय। ये अपने साथ कौन लेके आ रहा है? बहुत सारे लेबरर्स को लेके आ रहा है। ये बोलते हैं कि इस तरीके की एक नेगेटिव बात है, इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की एक नेगेटिव बात है। वो नेगेटिव बात क्या है कि अगर किसी कारणवश इस कॉन्ट्रैक्टर को जॉब छोड़ के जाना पड़ता है, मतलब जॉब को छोड़ना पड़ता है,
तो उस सिनारियो में ये अकेला नहीं जाता, ये जिस भीड़ को अपने साथ लेके आया था वो भी इसको फॉलो करेगी, वो भी इसके साथ ही जाएगी। सो कॉन्ट्रैक्टर अगर कभी जॉब छोड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर कभी उसे निकालती है, तो अल्टीमेटली उसके साथ लाए हुए उसके बहुत सारे लेबरर्स भी उसी को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले जाएंगे। सो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि समटाइम्स होता है ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं बनती, लेकिन वो लेबरर्स के काम से बड़ी खुश थी, तो ऐसे में अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को निकालेंगे तो लेबरर साथ में जाएंगे, वरना अगर आपको लेबरर को रखना है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को झेलना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। अब हमारे आई गेस 2 ही और सोर्सेज बचे हैं। वन इज दिस एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये क्या है? एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट है जो कि टीवी पे दिखाई जाती है। जैसे हमने इससे पहले एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी पढ़ा था एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसमें क्या था कि न्यूज़पेपर में जाएगी एडवर्टीजमेंट, मैगजीन में जाएगी, प्रोफेशनल जर्नल्स में जाएगी, या ऐसी पैम्पलेट वगैरह फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ भी एडवर्टीजमेंट ही हो रही है। किस चीज़ की एडवर्टीजमेंट हो रही है? वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट हो रही है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर पोजीशन खाली है, जिसको आना है, जो क्वालिफाइड है वो आ सकता है, अप्लाई कर सकता है, अगर मुझे सही लगा तो मैं तुम्हें हायर कर लूँगी। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो टीवी पे दी जाती है। भैया पहले ही समझ जाओ कि इनका ब्यौत बहुत ज़्यादा होता है। ब्यौत का मतलब होता है बजट। इन लोगों का बजट बहुत ज़्यादा होता है जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, क्योंकि हम सबको पता है न्यूज़पेपर की इतनी सी एडवर्टीजमेंट ही 1000-1200 में होती है आजकल, ऐसे मानिए। तो टीवी पे तो कितनी महंगी होगी। क्या आपने कभी इमेजिन किया, कभी सोचा इस चीज़ के बारे में कि ये टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, लाइक फेयर एंड लवली, सॉरी ग्लो एंड लवली, नया नाम उसका, ग्लो एंड लवली खरीदिए, मेंस के लिए अलग आई है, ये कितना कॉस्ट इनकर करते होंगे? इनको कितना पे करना पड़ता होगा चैनल्स को एज वेल एज एक्टर्स को, या किसको? आपको लगता है कि ये सलमान खान वगैरह मतलब सस्ते में मान जाते होंगे एडवर्टीजमेंट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कितने लैक्स लेते होंगे, एंड आई गेस हो सकता है करोड़ भी लेते हों कुछ बड़े बड़े स्टार्स तो तब जाके ये आते हैं। तो उसमें एडवर्टीजमेंट कराना इज़ वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे भी यहाँ पे हम स्टार्स से नहीं बुलवाएंगे कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, बट कहीं ना कहीं टीवी पे वो चीज़ अगर जा रही है तो वो काफ़ी ही एक्सपेंसिव होगी। They say the practice of telecasting of vacant post over television is gaining importance these days. आजकल इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है इस पर्टिकुलर चीज़ की, तो मैक्सिमम लोग टीवी और इंटरनेट को कंबाइन करके देख रहे हैं। अगर आज की दुनिया में देखा जाए, स्पेशली आफ्टर कोविड, जो चेंजेस हमारे अगले 5 साल में आने वाले थे वो चेंजेस हमारे ओवरनाइट आए हैं। सोचा है आपने, जो वेब सीरीज जिनका अभी तक इंडियंस में क्रेज थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ था, अचानक से वो सबकी फेवरेट हो गई। कैसे? क्योंकि भैया ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। वो सास बहू के सीरियल्स जो कि अभी शायद 5 साल तक और चलते, उन बेचारों को वो बेरोजगार कर दिया आपने, क्योंकि अब वो हटा के हमने वेब सीरीज पे स्विच करना शुरू कर दिया। तो ये जो कोविड की वजह से मतलब एकदम सडन चेंज आया ना, वो भी काइंड ऑफ एक रीजन है कि इसकी मांग आज की डेट में बढ़ गई है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर कभी आपको चाहिए कि टीचर आपके आंसर के साथ इम्प्रेस हो, तो कोशिश करना जितने भी रीसेंट इवेंट्स होती हैं ना, उनको इंक्लूड करने की अपने आंसर में। और क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज़ है तो हर एक चीज़ डेली लाइफ से एसोसिएटेड है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, आई नो दैट, बट ये आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। अगर कभी भी आप टीचर को दिखाते हो ना, एग्जामिनर को दिखाते हो कि देखो मैंने लेटेस्ट इवेंट से इसको कनेक्ट करके बताया है, देखो मेरी कितनी समझ है, तो एग्जामिनर को लगता है बच्चे की कॉन्सेप्शनल वो बहुत अच्छी है, मतलब लेने की, गेन करने की, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा ही देगा। एनीवेज, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। इट सेज द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब एंड द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू डू इज आर पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दिस वैकेंसी एग्जिस्ट। ये बोलते हैं, ये आपको बताते हैं कि भैया किस किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या क्वालिटी दे आर एक्सपेक्टिंग, क्या क्या चीज़ें इन्हें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सारी चीज़ें साथ में डिस्प्ले होती है वैकेंसी के।
मतलब वो ना सिर्फ आपको ये बताता है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट खाली है, बल्कि वो आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू भी देते हैं। वो बताते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट करती है किसी भी कैंडिडेट में, एंड उनको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो एक डिटेल्ड वे में आपको हर एक चीज़ पता चलती है। अगर आप याद करें तो ऐसा कुछ पॉइंट हमने एडवर्टीजमेंट में भी पढ़ा था। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन एक डिटेल्ड तरीके से पूरी एडवर्टीजमेंट करती है। सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ है। ये एक और तरीका हो गया है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। इसके बाद आता है हमारा लास्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज वेब पब्लिशिंग। Yes, this is the last one. I know external sources में बहुत सारे आए हैं, you can see 10 आए हैं, बट ये सारे के सारे अपन के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि केस स्टडीज़ में कुछ भी पूछा जा सकता है। वेब पब्लिशिंग ऑब्वियसली द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इंटरनेट का क्रेज ओवर दिस डिकेड बहुत हाई गया है। देखा जाए तो अगर हम पिछला डेकेड देखें, पिछले 10 साल का पीरियड देखें, तो उसमें इतना ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन लेटेस्ट वाले जो डेकेड चल रहा है या फिर लेटेस्ट वाले जो 10 ईयर्स चल रहे हैं, उसमें इस पर्टिकुलर चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गया है, काफ़ी ग्रोथ देखी है इसने। तो आजकल इसका ज़माना है। इंटरनेट इज़ बिकमिंग अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज। अब आई एम प्रिटी श्योर बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट आप FB ज़रूर चलाते होंगे, आप इंस्टाग्राम ज़रूर चलाते होंगे। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ये क्या है कैसे हैं, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि ये क्या है। जब आप ये दोनों चलाते हैं तो कभी आपने देखा है ऐसे कोई ऐड दिख रही होती है, कैसी, वैकेंसी इन ABC कंपनी फॉर दिस पोस्ट, सैलरी ऑफर्ड दिस दिस दिस। देखिए कभी ऐसी एड्स, और इंस्टाग्राम पे भी आती हैं एड स्पॉन्सर्ड करके। कभी कभी अपन स्टोरीज देख रहे होते हैं ना, ऊपर जाके अपन स्टोरीज देखते हैं न्यूज़ फीड के ऊपर, तो वो स्टोरीज में कभी कभी इंस्टाग्राम अपने स्पॉन्सर्ड एड्स देता है। वहाँ लिखा होता है वर्क फ्रॉम होम, अर्न वर्किंग फ्रॉम होम, दिस एंड दैट। मतलब आजकल तो ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम की कॉन्सेप्ट बहुत हाई हो गई है, ज़्यादातर लोगों की जॉब्स चली गई हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हर अगला इंसान इज़ लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जहाँ से वो पैसे कमा सकता होगा। तो ऐसे में कंपनीज भी बहुत एक्टिव हो गई कि वो लोगों को ऑफर कर रही है ऐसी जॉब्स कि आओ हमारे यहाँ से कमाओ कमाओ कमाओ। तो ये सारी एड्स कहाँ आती हैं, FB इंस्टाग्राम पे आती हैं। ये दोनों क्या हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कैसे, जो इंटरनेट पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ऐड आना किसी वैकेंसी की, दैट मीन्स वेब पब्लिशिंग होना। मानते हो कि नहीं? तो ये बोलते हैं आज के ज़माने में बहुत कॉमन सोर्स हो गया है रिक्रूटमेंट का। दे से देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स स्पेसिफिकली डिजाइंड एंड डेडिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द। ओके, ये और इंटरेस्टिंग बात की है इन्होंने। कभी आपने शाइन, इंडीड, या फिर देयर इज दिस इंटर्नशाला, किसी को इंटर्नशिप के लिए कुछ देखना हो तो ये दिस ऐप इज़ वेरी नाइस। ये इंटर्नशाला, शाइन, इंडीड, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये स्पेसिफिकली बनाए इसलिए गए हैं ताकि यहाँ पे जॉब सीकर्स भी आएँ, जॉब प्रोवाइडर्स भी आएँ। जॉब सीकर्स अपने लिए जॉब सर्च करें और जॉब प्रोवाइडर्स अपने लिए कैंडिडेट सर्च करें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो शाइन पे वो ऐड देते हैं कि वी वांट दिस 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 ऐसा करके एक कैंडिडेट, और शाइन वाला फिर वो ऐड डिपिक्ट करता है, और बहुत सारे जॉब सीकर्स जब शाइन पे वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वो जाते हैं शाइन पे, दे अप्लाई फॉर इट, एंड शाइन फिर इनके रिज्यूमे सेंड करता है कंपनीज में। मतलब इंटरमीडिएटरी है, कुछ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। कंपनी अलग है, जॉब सीकर अलग है, शाइन बीच में है। अगर एडवर्टाइज करवाना है तो जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर शाइन के पास आएगा, जॉब प्रोवाइडर जॉब सीकर के पास जाएगा, सॉरी दिस शाइन जॉब सीकर के पास जाएगा, जॉब सीकर रिप्लाई करेगा शाइन को, शाइन आगे वो रिप्लाई भेजेगा इसको। तो हर एक ट्रांजैक्शन शाइन के थ्रू होती है।
फिर इंडीड का भी सेम है कि जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स सब इसी पे आते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की हो सकती है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको भी जॉब करनी हो। तो ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। There are certain websites specifically designed. In fact, websites are very commonly visited both by the prospective employees and the organization searching for the suitable candidates. ये बोलते हैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। इवन ऐसे लोग जिनकी जॉब चल रही है बट दे वांट टू स्विच, उनको ग्रोथ चाहिए, वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं अपॉर्चुनिटीज और उसके बेसिस पे दे टेक देयर डिसीजन। अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो कि शायद आपके यहाँ पे एम्प्लॉय लग सकता होगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी इट्स नॉट श्योर ही इज गोना बी वर्किंग अंडर यू और नॉट, बट हो सकता है फ्यूचर में अगर टर्म्स एंड कंडीशन सही रही तो हो सकता है फ्यूचर में वो आपके यहाँ पे काम करने लग जाए, तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ है। दैट्स इट, ये है हमारा लास्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हमें इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस भी पढ़ने हैं, जैसे कि हमने इंटरनल सोर्स के पढ़े थे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसके मेरिट्स के साथ डिस्कशन। मेरिट्स में 4 मेरिट्स दिए हुए हैं, 4 एडवांटेजेस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है क्वालिफाइड पर्सनल, देन है वाइडर चॉइस, देन है फ्रेश टैलेंट एंड देन है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है तो मैं यहाँ पे अलग एक्सप्लेन करके आगे अलग एक्सप्लेन नहीं करूँगी, साथ में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वालिफाइड पर्सनल के बात है, ये बोलते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ना इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंटरनल सोर्सेज का कंपैरिजन लेना पड़ेगा इनके साथ। देखिए इंटरनल सोर्सेज में क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान है जो कि अच्छा है, काम कर लेता है, लेकिन उसकी क्षमता 80% काम करने की ही है, 100% काम करने के लिए नहीं है। आपने क्योंकि एक्सपेंडिचर नहीं करना था तो आपने इसको रख लिया, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी भी कितनी देगा, 80% की ही देगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक्सटर्नल सोर्स के लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं कितने ऑप्शन मिलते हैं। कोई इंसान ऐसा भी आपको मिल सकता है जो आपको गारंटीड 100% का काम करके दे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वालिफाइड इंसान मिले ऐसी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आई नो बहुत ही डिफिकल्ट नाम ले दिया है, प्रोबेबिलिटी किसी को पसंद नहीं आता था मैथ्स में, बट यहाँ पे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आप बाहर जाके वाइडर चॉइस देख रहे हैं, जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट भी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल रहे हैं। जब आपको इंटरनली करना था तो आप थोड़े से कम के लिए भी मान गए थे कि ठीक है यार रख लो, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियसली जब आपने खर्चा किया है तो आप एक्सपेक्ट भी बेस्ट वाला करोगे। 10 लोग आपके पास आए हैं, किसी की क्षमता 70% है, किसी की 80% है, किसी की 90% है, तो आप तो बोलोगे ना भाई मैंने इतना खर्चा किया तो मैं तो 100 वाले को ही लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा क्वालिफाइड इंसान मिले इन कंपैरिजन टू इंटरनल सोर्स वाली चीज़। सेकेंड बोलता है वाइडर चॉइस। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इंटरनली किसी को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट देखते हैं जहां पे ओवर स्टाफिंग हो, वहां से इंसान पिक करते हैं और ऐसे डिपार्टमेंट में डालते हैं जहां पे शॉर्टेज होती है। यही करते हैं ना। क्या आपने कभी देखा है एक इंसान अच्छे से काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 लोगों की आवश्यकता थी और 3 ही लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, बट स्टिल आप उनको निकाल के यहाँ से किसी और डिपार्टमेंट में डाल रहे हो? क्या ये अच्छी बात होगी? क्या ये सेंसिबल बात होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये इधर से उधर ट्रांसफर और ये सब तभी करते हो जब इंसान एक्स्ट्रा होते हैं किसी डिपार्टमेंट में। अब देखिए कितने डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम जिसमें एक्स्ट्रा लोग हों। अब अगर हर डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा लोग हैं तो फिर आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-1 डिपार्टमेंट थे जहाँ पे एक्स्ट्रा लोग थे। अब 2-1 डिपार्टमेंट में कितने एक्स्ट्रा लोग होंगे, चलो मैं मान लेती हूँ मैक्स टू मैक्स 4-5,
इतने भी रख रहे हो तुम एक्स्ट्रा लोग तो तुम पागलपंती कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि तुम 4-5 लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। बट ठीक है, चलो तुमने ऐसी बेवकूफ़ी कर भी दी कि तुम 4-5 एक्स्ट्रा लोग लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे तुम ये देखो कि दूसरी जॉब जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं इंटरनली, उसके रिक्रूटमेंट करने के बारे में, उसके लिए सिर्फ 4-5 कैंडिडेट्स ही अवेलेबल हैं। इन 4-5 में से ही आपको फिल करनी पड़ेगी वो पोजीशन। ऑन द अदर साइड अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे तो पता नहीं अनगिनत ऑप्शन आ जाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना एक डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल, वो उसमें हमने क्या बात करी थी कि एक्सटर्नल में समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती है, फिर आपको छांटने बैठना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट में आई गेस हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो ऐसे में यहाँ पे जो चॉइस होती है वो बहुत वाइडर होती है, बिकॉज अलग अलग लोग आके आपके पास कोशिश करते हैं उन्हें जॉब मिल जाए। यहाँ पे आपकी चॉइस थोड़ी सी क्या होती है, लिमिटेड होती है। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो इट सेज फ्रेश टैलेंट। ऑब्वियसली जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे जाते हैं तो आपको बासी लोग मिलते हैं, मतलब ऐसे लोग मिलते हैं जो कि ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। सी, एक चीज़ आप हमेशा समझना, एक इंसान है जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी एनर्जी लेवल ना नो मैटर कुछ भी हो थोड़ी सी कम ही होगी। ऑन द अदर साइड कोई नया इंसान आता है ना, वो इनिशियली अपने आप को प्रूव करवाने के लिए ना बहुत अच्छा काम करता है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करना है इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो कभी भी कंपेयर करके देखना, इंटरनल सोर्स वाला थोड़ा सा कम ही होगा, थोड़ा सा डल ही होगा। हाँ, हर एक केस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान मोटिवेटेड है, उसको टाइमली प्रमोशंस मिल रहे हैं, उसको टाइमली इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा सा एनर्जी वाला हो, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू द फ्रेश टैलेंट ऐसा मतलब एनर्जी लेवल अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो फ्रेश टैलेंट का ज़्यादा ही होगा। तो फ्रेश टैलेंट मिलेगा, अभी नया नवेला निकला हुआ कॉलेज से ग्रेजुएटेड इंसान आपको ज़्यादा अच्छी बातें, ज़्यादा अपडेटेड नॉलेज दे पाएगा इन कंपैरिजन टू ओल्डीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बोलते हैं द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में बी इनसफिशिएंट और दे में नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जॉब। जो मतलब अभी काम कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता है वो इनएफिशिएंट हो और वो स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं कर पा रहे हो जॉब की। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन बहुत अच्छी है, ब्रिंगिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नया खून या अच्छा खून नहीं ला रहे, ऐसे लोग ला रहे हैं जो जोशीले हैं, उनके अंदर नया नया खून है। नया नया खून ऐसा नहीं होता कि अभी इंसर्ट करवा के लाए हैं, नए खून का मतलब होता है विद अ ग्रेट एनर्जी दे आर कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। Then last है हमारा competitive spirit. If the company taps external sources, the existing staff will have to compete with the outsiders. They will work hard to show them. अच्छा, ये था हमारा पुराना एम्प्लॉय, ये बॉस को इम्प्रेस करने में पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ था। अब ये हमने रख लिया एक नया एम्प्लॉय, इसने आते ही कुछ ऐसा किया कि बॉस इम्प्रेस हो गया। अब ये जो एम्प्लॉय है ना, ये चाहे जेलस फील कर रहा होगा इससे, लेकिन कंपटीशन ये भी पूरा देगा उसे। ये बोलेगा यार इसने आते ही अपनी जगह बनाने की कोशिश करी है, अब तो मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगा ताकि मैं इसे बीट कर सकूं। तो ऐसे करते करते इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होएगी, फिर इसको नीचा दिखाने के लिए इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होएगी। तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा क्या कर देगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। अब ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन हमेशा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, कभी कभार वो ऑर्गेनाइजेशन को एक जम्बल्ड अप सिचुएशन में भी डाल देता है। बट क्योंकि हम यहाँ पे एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स के, इसलिए हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बुरी बुरी बातें हम लिमिटेशन के लिए सेव करके रखेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं। अब हमारे बचे हैं डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं 3 पॉइंट्स जो कि बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अभी अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए वहाँ पे एक पॉइंट आ ही गया लिमिटेशन में। लेंदी प्रोसेस,
कॉस्टली प्रोसेस। अब ये तो भैया एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार से ये लेंदी और कॉस्टली है। सबसे पहले फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। अगेन वही एम्प्लॉय था, अगेन वही बॉस था जिसको इम्प्रेस करने के लिए ये एम्प्लॉय शिद्दत से काम कर रहा था। फिर आया एक नया एम्प्लॉय, कहाँ से? एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट होके। अब ये एम्प्लॉय ने फर्स्ट इंप्रेशन में ही इसको क्या कर दिया? इम्प्रेस कर दिया। वेरी नाइस। लेकिन अब ये जी तोड़ कोशिश तो कर रहा है बॉस को इम्प्रेस करने की, लेकिन बॉस इम्प्रेस हो नहीं रहा है। माइट बी सम रीजंस आर देयर, जब बॉस को लगता है कि ये इससे तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, बट इसको लग रहा है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे सिनेरियो में, ऐसा जब भी सिचुएशन आता है, तो एक लेवल तक तो ये मोटिवेटेड रहते हैं कि मुझे उसको गलत प्रूव करना है, मुझे उससे बेटर परफॉर्म करना है। लेकिन एक लेवल के बाद जब आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आप सुनना चाहते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल ड्रॉप डाउन हो जाता है। आप खुद इमेजिन करके देखना आप दो स्टूडेंट्स हो क्लास में, ठीक है, दोनों एक दूसरे को टफ कंपटीशन देते हो। टीचर हमेशा तारीफ इसकी करता है, इसकी नहीं करता। टीचर हमेशा तारीफ इधर वाले की करता है, इधर वाले की नहीं करता। एक पॉइंट तक तो इधर वाला ट्राई करेगा कि नहीं मैं टीचर को इम्प्रेस करके दिखाऊंगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब उसको लग ही नहीं रहा टीचर दूर दूर तक उसकी तारीफ करने वाला है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको लगता है क्या ज़रूरत है मुझे इतना काम करने की जब टीचर ने मेरी सुननी नहीं है। जब आपको किसी चीज़ में बायसनेस लगती है, आप ये नहीं देखते कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप इसको बायसनेस का नाम दे देते हो कि टीचर तो बायस्ड है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेके ज़्यादा वो है। तो ऐसे सिनेरियो में आप ये बायसनेस को फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हो, फ्रस्ट्रेशन डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो बिल्कुल वही स्कूल वाला सिनेरियो उठा के ऑर्गेनाइजेशन में लगा दो। इमेजिन कर लो अपने टीचर को अपना बॉस, अपने कॉम्पिटिटर को अपना कॉम्पिटिटर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आप खुद अभी स्टूडेंट ना हो के क्या हो रहे हो? एक एम्प्लॉय हो रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के। सो ये डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा ही करेगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम। फिर है लेंदी प्रोसेस। ऑब्वियसली जब हमें इंटरनली किसी को रिक्रूट करना था, हमें बस उसको बताने की ज़रूरत थी, उसको ओरिएंटेशन एक थोड़ा सा बताने की ज़रूरत थी कि कैसे क्या काम होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, और उसको हायर कर लेना था हमने। तो वो बिल्कुल चुटकियों में कंप्लीट हो रहा था, सुबह शुरू होता था, शाम में ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ जो रिक्रूटमेंट है वो इतना ईजिली नहीं ख़त्म होता। यहाँ पे 10 चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं क्या क्या टेस्ट, ये वो पता नहीं क्या क्या लेना पड़ता है, उसके बाद फाइनली आप वो पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म कर पाते हो। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। देन लास्ट है हमारा कॉस्टली प्रोसेस। भैया ऑब्वियसली इंटरनली तो आपने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बस किसी भी बंदे को हायर कर लिया, लेकिन एक्सटर्नल में आपको एडवर्टीजमेंट का खर्चा उठाना पड़ेगा, वेब पब्लिशिंग खर्चा उठाना पड़ेगा, मतलब जिस भी सोर्स से कर रहे हो उसका रेस्पेक्टिव खर्चा तो उठाना पड़ेगा, जो कि इंटरनल के कंपैरिजन में तो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, काफ़ी पैसे लगने वाली प्रोसेस होती है, काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होती है इन कंपैरिजन टू द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बस इसमें बस इतना ही ज्ञान था आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल सोर्स भी ख़त्म होता है। एक बार मैं अगर आपको रिवाइज कराऊँ पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट किस किस तरह से होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर हमने इंटरनल में पढ़ा कि क्या होता है, एक सेकेंड मैं स्लाइड ही निकाल लेती हूँ ना आपके लिए, क्यों वेट करना। यस, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स, अनदर वन इज एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इंटरनल नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही, जिसमें हमने प्रमोशन एंड ट्रांसफर पढ़ा। ट्रांसफर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, मतलब एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रही है। प्रमोशन का मतलब होता है इस लेवल से इस लेवल पे जाना, मतलब वर्टिकल शिफ्ट हो रही है। एक्सटर्नल में हमने ये सारे सोर्सेज पढ़े, जिसमें कैजुअल कॉलर्स थे, मतलब कॉल करके बुला लिया आपको, आप अपना वो सब छोड़ के गए हुए थे यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस थे, कैंपस रिक्रूटमेंट था, लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, वेब पब्लिशिंग था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग, प्लेसमेंट एजेंसीज, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज एंड एडवर्टीजमेंट ऑन द टेलीविजन। ये कुछ सोर्सेज थे एक्सटर्नल के। तो ये सारी चीज़ें
एंड विद दैट इसके एडवांटेजेस, इसके व्हाट वी कॉल नेगेटिव पॉइंट्स, लिमिटेशंस, इसके मेरिट्स, इसके लिमिटेशंस, ये भी हमने साथ में पढ़े हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने इतना सारा कुछ कवर कर लिया है। अब बात उठती है कि भैया इसका और इसका डिफरेंस भी बता दो लगे हाथ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मतलब डिफरेंस बिटवीन वाला तो एक आता ही आता है क्वेश्चन आपको, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का डिफरेंस बता दीजिए। तो ये डिफरेंस हम बताएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 11th-12th के बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी दिक्कत है तो वो आप सॉर्ट कर सकते हैं। 2 अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, वहाँ पे जाइए आप अपने देखिए कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है और वो पर्टिकुलर वीडियो प्ले करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।